अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं लीडरी से। लीडरी किसको आई है भाई लीडरी? मुझे बताओ मुझे फौरन के किसको लीडरी आई है? लीडरी, लीडर का काम क्या होता है? सिखाना। सिखाना क्या? क्या सिखाना? सही चीज़ें। किसको सिखाना? कौम को। कौम को सिखाना, और फिर वो कौम सीख जाती है? सीखती नहीं है, कुछ सीख भी जाते हैं बिल्कुल। कुछ ज़रा बाशऊर लोग होते हैं जो अपने अच्छे बुरे की तमीज़ रखते हैं, तो उनको कोई अच्छी बात बताए तो वो सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। बुरी बात बताए तो वो उससे वो किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। लेकिन लीडर का असल काम जो मैं पढ़ रहा था एक जगह पर, वो क्या था कि लीडर का काम ये नहीं है कि वो लोगों को बताए और लोग उसके कहने पर अमल करें। लीडर का काम ये है कि वो मज़ीद लीडर्स बनाए। वो एक सिस्टम डेवलप कर दे कि जब वो ना भी हो तो चीज़ें बेहतर तरीके से चल रही हों, सिस्टम के मुताबिक चल रही हों। उस लीडर का विज़न ये होता है कि मैं जब खुद मौजूद नहीं होऊंगा तो फिर ये काम कैसे हो रहा होगा। उसके लिए वो डेवलपमेंट करता है लोगों की और सिस्टम्स की। तो अगर आप लोगों को लीडर बना रहे हैं और सिस्टम्स बना रहे हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, तो फिर हकीकी मानों में आप एक लीडर कहलाएंगे। वरना सिर्फ नारे लगाना, ऐलान करना और जलसों में तकरीरें करना और ये कहना कि बस जो मैं कहूँगा हमेशा सही होगा वो, और लोगों को हमेशा मेरी बात माननी चाहिए, ये लीडर का काम। तो बनाते हैं ना लोग लीडरों को। सारे पाकिस्तान में लोग लीडर बना रहे हैं, बच्चों को अपने लीडर बनाते। तो आप मुझे बनाए लीडर? नहीं, आप अपने बच्चों को बनाएंगे ना लीडर, और बाकी भी जो सियासी शख्सियात हैं वो भी अपने बच्चों को लीडर बनाएंगी। मतलब उनकी तो ट्रेनिंग होती है ना, जैसे वो तो बस वो ट्रेनिंग लीडरी की उधर तक ही रहती है, आगे उससे नहीं बढ़ती। अरस्तू ने कहा था ना, अरस्तू का जो सिस्टम था वो क्या था कि भाई लोग होने चाहिए जो स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए ट्रेंड हो कि वो लीडरी कर सकें, मुल्कों को चला सकें। फौज का काम जो है उसका ये होगा कि जी उसके लिए ख़ास तौर पर लोग डेवलप किए जाएंगे। एग्रीकल्चर वालों का काम ये होगा कि उसके लिए ख़ास तौर पर डेवलप किए जाएंगे। वर्किंग क्लास अलग से डेवलप की जाएगी, लीडर क्लास अलग से डेवलप की जाएगी। तो ये क्या हम उस मॉडल पर चल रहे हैं? हम चल तो नहीं रहे, तो चले ना फिर 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ चले जाते हैं। इधर उधर चलने से बेहतर है 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ जाएं। लेकिन बुनियादी तौर पर एक लीडर की क्वालिटी ये है कि वो लीडर्स को डेवलप करे, लीडर पैदा करे और उस कौम को लीडर बनाए। तो बस अगले इलेक्शन में आपका लीडर वैस मंगलवाला जो आपको लेके जा रहा है 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अगले माह हुकूमती मामलात निगरान हुकूमत के सुपर्द करने का ऐलान। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त मौसूल। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने वोट के इंतराज और कवायद की दुरुस्ती के लिए तारीख में 20 जुलाई तक तौसी कर दी। तैयब एर्दोआन अमरीका से F-16 तैयारों की ख़रीदारी के लिए पुरुमीद। एलॉन मस्क ने ChatGPT के मुकाबले में अपनी AI कंपनी कायम कर दी। यूरोप के शहरी गर्मी से बिलबिला उठे। इटली में पारा 40 हो गया। 8 शहरों में हीट वेव अलर्ट जारी। और दुनिया भर में भूख के शिकार अफराद की तादाद 73 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गई। 60 सेकंड्स न्यूज़ आपने देखी और आपको पता चला कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन एक पाकिस्तान के बड़े अहम ख़ास शहर के हवाले से ज़रा बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इस शहर के तारीख में इस शहर में क्या हुआ करता था। रावलपिंडी जो है ना, क्योंकि ये ट्विन सिटीज़ हैं, हम इस्लामाबाद में तो रहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद मतलब हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी इन दोनों में फ़र्क भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन दोनों की जो हिस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद तो हम सब जानते हैं कि एक शहर आबाद किया गया था, बसाया गया था। अयूब खान साहब के ज़माने में पाकिस्तान का दारुल हुकूमत जब कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया था तो वो कराची का एक नक्शा था, फेडरल बी एरिया, फेडरल सी एरिया, उसी नक्शे को उठाकर इस्लामाबाद बना दिया गया और बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन शहर है उसमें शुमार होता है, दुनिया के सबसे खूबसूरत कैपिटल्स में शुमार होता है। लेकिन कराची चूँकि कैपिटल नहीं रहा तो फिर उसके बाद कराची का क्या हुआ उसके बारे में हम किसी दिन अलग से बात कर लेंगे। और इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है, अब इसके साथ क्या हो रहा है ये और क्या होगा आगे आने वाले वक्तों में, ये भी कोई प्रिडिक्ट करना मुश्किल तो नहीं है। लेकिन साथ वाले शहर की जरा आपको आज हम बात बताएंगे कि जो रावलपिंडी है, रावलपिंडी में पाकिस्तान ने अपने बड़े बड़े लीडरान को खोया भी है। रावलपिंडी शहर की एक वो तारीख भी है जो कि कोई बहुत ज़्यादा
बात करने के काबिल नहीं है, हमें तकलीफ होती है उस तारीख पर बात करते हुए। लेकिन रावलपिंडी पाकिस्तान का एक अहम शहर है जिसकी तारीख पर आज हम ज़रा नज़र दौड़ाते हैं। और हाल ही में मारूफ सहाफ़ी सजाद अजहर साहब ने एक इंटरव्यू की, बड़ी तफसील, खूबसूरत तफसील जो है वो शाया की। और ये इंटरव्यू पिंडी के एक वकील तारिक आज़म चौधरी साहब का है जो 1980 में रिकॉर्ड किया गया था, तो पुराना है, आर्काइव्स का हिस्सा है। और उन्होंने इंटरव्यू में इस शहर की तारीख और समाज को बड़ी खूबसूरती से समोया है और बड़ा ये चर्चा इसका चल रहा है कि रावलपिंडी की तारीख बताई है किसी ने, तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन है। अच्छा, वो बताते ये हैं कि पिंडी शहर को 1763 में मलखा सिंह जो थैपुर हैं, ये इन्होंने आबाद किया था। मलका सिंह थैपुरिया इन्होंने आबाद किया था। और हम इस इंटरव्यू के कुछ हिस्से आपको बताते हैं कि आगाज़ में पिंडी पर भट्टियों की हुक्मरानी रही। बिल्कुल, जो भट्टी हैं, जो हमारी भट्टी कास्ट है, उनकी हुक्मरानी रही। और फिर इख्तिदार गखड़ों के हाथ में आ गया और गखड़ प्लाजा भी जो है एक रावलपिंडी का बड़ा मशहूर और बड़ा पुराना है। अच्छा, फिर इसके बाद ये शहर जो है महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत का हिस्सा बन गया। और उस दौर के आखिरी तहसीलदार जो हैं वो कृपाल सिंह थे। और जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो कृपाल सिंह ने उनसे ताल्लुकात बनाए और शहर की तामीर और तरक्की में बड़ा ही अहम किरदार अदा किया। अच्छा, फिर 1873 में यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई गई थी और सिखों का ये जो ख़ानदान था ये आगे चलकर शहर का सबसे बाअसर ख़ानदान बन गया था। अच्छा, अगर हिंदू कम्युनिटी की बात की जाए तो उनकी 4 कौमें ये पिंडी में आबाद थी। ये कौमें कौन सी थी? इसमें आनंद थे, सैगल थे, सेटीज़ थे और साहनी थे। ये 4 कौमें यहाँ पर आबाद थी। फिर पिंडी में मुसलमान जो थे वो काफ़ी पसमानदा थे और ये मामला सिर्फ पिंडी तक महदूद नहीं था बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की सूरत हाल कमोबेश कुछ ऐसी ही थी। और इस इंटरव्यू में ये भी कहा गया कि पिंडी में सिर्फ उनका जो चौधरी ख़ानदान जो था वो बाअसर ख़ानदान था। और उस वक्त ये उसूल बनाया गया था कि म्यूनिसिपल कमेटी जो है उसका सदर हिंदू होगा, फिर सीनियर नायब सदर जो है वो ओहदा एक मुसलमान के पास होगा और जूनियर नायब सदर ये सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखेगा। तो इस तरीके से ये एक पूरा एक कम्युनिटी सिस्टम बनाया गया था ताकि तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं वो इसमें इंटीग्रेट होकर इस शहर के लिए काम कर सके। बिल्कुल। अच्छा, रावलपिंडी में पहली कार जो थी वो 1919 में आई जो नवाब मोहम्मद हयात नून ने खरीदी थी और वो सर फिरोज खान नून के वालिद थे। बिल्कुल, तो ये पहली गाड़ी जो थी ये उनकी थी। और तारिक आज़म चौधरी साहब ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि पिंडी की तारीख की एक शानदार दास्तान है और वो दास्तान जाहिर है आप मुख्तलिफ किताबों में पढ़ेंगे, आपको पाकिस्तान के हवाले से मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे मुआशरे में, हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, उनसे ऐसी चीज़ें सीखने और सुनने की ज़रूरत है हमें, ताकि हमें पता हो कि हमारे शहरों की क्या हकीकत थी, पहले किस तरह के होते थे और बाद में किस तरह से वो इवॉल्व हुए और बदले। तो इस किस्म की जो शख्सियात हैं जो माजी के झरोकों में हमें ज़रा झांकने की तौफीक दे सकते हैं तो उनसे मिलना भी चाहिए, उनसे बातचीत भी करनी चाहिए। बिल्कुल। अब पिंडी के हवाले से एक दो और जो आपने शुरू में बात की कि बहुत सारे लीडरों को हमने खोया भी। हाँ, तो वो जो तो खोना है तारीख है वो शुरू हुआ था जनाब लियाकत अली खान साहब से। फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वो भी वहीं पर। फिर उसके अलावा उजड़ी कैंप का एक सान्हा हुआ था। बिल्कुल, वो एक बहुत ऐसा सान्हा था जो कि आज भी सबको याद है। तो और वैसे अगर आबादी की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी आबादी जो कि है पिंडी में रहती है, क्योंकि कराची के बारे में हम जानते हैं कराची बड़ा आबादी वाला शहर है, 2-2.5 करोड़ की आबादी है वहाँ पर। लाहौर जो है उसमें बड़ी आबादी है, तो पिंडी में भी आबादी के लिहाज से जो है वो काफ़ी ज़्यादा नफूस बसते हैं और वहाँ की आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसी हिसाब से ज़ाहिर है जब आबादी होगी तो फिर उसकी डेवलपमेंट और वो सारे काम होंगे। तो अब आप जब जाते हैं इस्लामाबाद से पिंडी तो आपको फ़र्क महसूस हो जाता है, वाज़े नज़र आ जाता है फ़र्क कि जी ये फ़र्क है यहाँ की डेवलपमेंट में और वहाँ की डेवलपमेंट में। हमने जब एक शहर का एक मॉडल बना लिया, अच्छा बना लिया, तो हम वो इम्प्लीमेंट कर सकते थे कहीं भी। मतलब आपको शुरू में एक चीज़ इमेजिन करना मुश्किल होती है ना कि भाई कैसे करेंगे, कैसे होगा, कितना पैसा। अब आपको इस्लामाबाद में नज़र आते हैं हर जगह पर पार्क्स। पिंडी में कौन सा पार्क है? अयूब पार्क है और जिना पार्क है, लियाकत बाग है। अच्छा, अब तो अलामा इकबाल वाला जो है एक पार्क मेरा ख्याल है उसको भी बड़ा उन्होंने एक प्रिजर्व किया है, उसकी भी हालत काफ़ी बेहतर हुई है। लेकिन मतलब वही पूरा मॉडल उठा के इम्प्लीमेंट करना कोई बड़ा मुश्किल तो नहीं है। हाँ, उसमें ये ज़रूर है कि आबादियाँ बस जाती हैं, अब उनको आप
मरी रोड मिसाल के तौर पे बड़ी तंग है, बड़ी कंजस्टेड है, उसके ऊपर जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी 6 रोड के पुलों की और ये जो मेट्रो हमारी बनी उस पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, लोग बड़े परेशान थे और बड़ी शदीद मुश्किल का शिकार थे क्योंकि गुजरने का रास्ता ही नहीं था। फिर मरी रोड को आप अवॉइड करें तो मुख्तलिफ रास्ते हैं, आप पिंडी में एंटर कर सकते हैं, लेकिन मरी रोड क्योंकि तंग है, दुकानें बन गई हैं, अब उनका कुछ नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा उसके छज्जे वजे गिरा देते हैं इंक्रोचमेंट ड्राइव्स, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स के उसमें, लेकिन वो कुछ अर्से बाद दोबारा सामने आ जाती हैं। पार्किंग का कोई रास्ता नहीं है, पार्किंग कहीं नहीं है, तो उन्हीं दुकानों के आगे पार्किंग जब हो जाए तो सड़क मजीद तंग हो जाती है। अच्छा, जो देखने की जगह है वहाँ पर पिंडी में वो क्या क्या है? आर्मी म्यूजियम जैसे बड़ा ज़बरदस्त है वहाँ का, वो जाना चाहिए, बड़ा ज़बरदस्त देखने वाला एक म्यूजियम है। उसके अलावा और पिंडी में और कौन कौन सी ऐसी जगह है जिनको हम कह सकते हैं? मेरा ख्याल है अयूब पार्क। हाँ, अयूब पार्क तो जाकर जाए, अयूब पार्क है, लियाकत बाग भी आप जाकर देखें जरूर। राजा बाजार चले जाएं, राजा बाजार जाएं, पुराने वक्तों की आपको दुकानें और ऊपर पट्टियां लगी हुई नजर आती हैं आपको मार्बल से, वो जिसपे एनग्रेवमेंट हुई होती है ना। अच्छा, क्रिकेट स्टेडियम, पुराना क्रिकेट स्टेडियम भी जो है वो यहाँ पर बड़ा एक ही है, वैसे पुराना नहीं एक ही है, लेकिन वो भी बड़ा तारीखी है। बिल्कुल, हाँ, तो क्रिकेट स्टेडियम है, बाजार आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। रवात फोर्ट, हाँ, रवात फोर्ट है, जा सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपको हर शहर में वैसे इस तरह की जगह मिल जाएंगी। फिर मुख्तलिफ आपको शहरों में ऐसी है। खानों का सिलसिला भी है पिंडी में। खानों के सिलसिले में गराटो जो है जलेबी, वो तो कहाँ दुनिया तक बिल्कुल उसकी पहुंच है और लोग अक्सर मंगाते हैं कि भाई पिंडी से आ रहे हो तो गराटो लेके आओ, तो वो एक बस नाम बन गया। जाहिर है तारीख पुरानी, अगर आप सदर चले जाएं, सदर बाजार चले जाएं, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप पिंडी घूम लें और एंजॉय करें जी। बाकी तो डेवलपमेंट होती रहेगी और शहर हमारे जो हैं जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से अचानक पिंडी में याद क्यों आया आज? ऐसे ही बस याद आया। दरअसल इस इंटरव्यू की वजह से याद आया, क्योंकि उन्होंने इस इंटरव्यू की वजह से, क्योंकि वो इतना इधर उधर चल रहा और लोग बड़ी उस पर बात कर रहे थे, तो हमने सोचा हम भी आपको बताएं भाई कि क्या इंटरव्यू पिंडी के हवाले से दिया गया और उन्होंने क्या बातें बताई। वेलकम बैक जी। कुछ बात करते हैं मुनफरिद आइडिया से कमाई करने के तरीकों की। ये जिंदगी में ये सेगमेंट आप करती है ना, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर लूं। वाकई अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो उसके लिए सेगमेंट एक और आइडिया लेके आई हूं आपके लिए, और आप ये कर सकते हैं बिल्कुल, और कोई भी शख्स ये कर सकता है अपनी कमाई में इजाफा करने के लिए, प्रॉफिट को बेहतर बनाने के लिए या अर्निंग शुरू करने के लिए आइडियाज होने चाहिए। बस इम्प्लीमेंटेशन फिर आहिस्ता आहिस्ता हो जाती है और फर्स्ट स्टेप लेना जरूरी होता है, उसके बाद फिर सिलसिला चल पड़ता है। क्या आइडिया क्या है बताएं? आइडिया ये है कि एक हमारे जो आज के मेहमान हैं खास तौर पर, वो करते हैं रैबिट फार्मिंग, और चकवाल के एक गांव से उनका ताल्लुक है। वहां पर वो न सिर्फ रैबिट्स को पालते हैं, उनकी फार्मिंग करते हैं, बल्कि जाहिर है रैबिट्स का गोश्त खाया भी जाता है। कुछ लोगों को बड़ा पसंद होता है रैबिट का गोश्त, यानी कि खरगोश का गोश्त, तो वो बाजार में बेचते भी हैं उनके गोश्त को। अच्छा, यानी रैबिट फार्मिंग करना और रैबिट मीट की फरोख्त, जबरदस्त। बिल्कुल, तो ये काम चल रहा है और बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है। प्यारे प्यारे रैबिट्स हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। और खरगोश तेरी गाँव कौन सी कल सीधी, मुहावरा याद आ गया मुझे। वो खरगोश का था मुहावरा? अच्छा, क्या था वो? खरगोश के मुंह में जीरा। मतलब ठीक है, मैं पैदल जरूर हो सकती हूँ कभी कभार किसी बात पे, लेकिन इतनी पैदल नहीं हुआ वैसे। खरगोश के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। खरगोश क्या जाने, बंदर वो क्या कहते हैं, अदरक का स्वाद, सब हो सकते हैं भाई। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन इनके जो ओनर हैं वो हमारे साथ मौजूद है, मलिक वकास साहब, और इन्होंने ये मुनफरिद आइडिया निकाला है रैबिट फार्मिंग का और रैबिट के गोश्त के फरोख्त का। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये क्यों और कैसे और क्या कहानी? ये बैठे बिठाए बस यूँ समझ लें कि अपनी फैमिली को ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाने का शौक़ था कुछ टाइम पहले, आज से 6 साल पहले, जब हम मार्केटिंग किया करते थे कंपनी में, और उस वक्त भी मार्केटिंग में जो हाई पोस्ट पे होता है वो वेला बैठा हुआ होता है। हाँ, सही है। काम टीम ने करना होता है, तो उसी तरह मैं भी वेला, कभी इधर यूट्यूब देखा, कभी क्या, तो उसमें ये रैबिट्स बेचारे आ गए सामने। हाँ, तो उस टाइम तो यही था कि ठीक है घर के लिए एक पालते हैं ताकि ऑर्गेनिक मीट जो है वो जो है चिकन से जान छुड़ाई जाए। उस वक्त इसको पाल लिया। जब स्टार्ट किया तो फिर डिफरेंट ब्रीड्स सामने आ गई कि यार ये तो बड़े बड़े मुनफरिद हैं, दुनिया है पूरी, दुनिया तो इसमें काफ़ी आगे जा चुकी है और हम पीछे बैठे हुए हैं। तब फिर स्टार्ट लिया कि कुछ 2-4 पेयर रखते हैं और उनको फिर स्टार्ट लेते हैं। तो पहली जो नस्ल हमने मंगवाई थी वो न्यूजीलैंड वाइट थी, जो मीट के लिए पाली जाती थी। अच्छा। दुनिया में न्यूजीलैंड से मंगवाई थी आपने? हाँ, ये बेसिकली जितनी भी इम्पोर्ट आती है ये इंडोनेशिया और मलेशिया से आती है। अच्छा। इसमें जो वाइट है वो न्यूजीलैंड है नीचे। अच्छा, वो छोटा वाला नीचे। जी, ओके। तो वो मीट के लिए बेसिकली जो है वो पाली जाती है, तो वो हमने इंपोर्ट करवाई, यहाँ पे स्टार्ट किया। तो शुरू में तो जो पहले झटके लगे थे हमें, उसमें तो हम बड़े देर बर्दाश्ता हो गए कि हमें सब ने कहा जी खरगोश को आप पालें और करोड़ों कमाएं,
हाँ, भाई उसी को लेके हमने भी रखा, लेकिन करोड़ों ना मिले, करोड़ों नहीं आए बल्कि मुझे याद है कि पहला पेयर आया था 1.5 लाख रुपए का। अच्छा। और हम जो गांव के रहने वाले हैं बड़ी वैल्यू रखता है, आज से 6 साल पहले 1.5 लाख रुपया। तो मैंने घर वालों को कहा जी कि न्यूजीलैंड का हम एक जोड़ा ले आए हैं। तो मुझे अभी वो दिन याद है, 7 के दिन हुए थे रखे हुए। तो मैं सुबह सुबह शेव कर रहा था उस टाइम पे, मुझे मिसेज ने आके बताया कि एक मर गया है और दूसरा फड़क रहा है। ठीक है। अच्छा। तो मतलब वो 1.5 लाख रुपया 7 दिन में हमारे 50 तो गया, कट लग गया होगा उसी वक्त। छोड़ी भागा, जैसे ही उठाया तो वो उस वक्त एक्सपायर हो गया, क्योंकि नॉलेज नहीं था कि इनको पालना कैसे है, इन ब्रीड्स को रखना कैसे है। वो ख्याल तो है कि करोड़ों कमाएंगे, लेकिन इनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी करना बड़ी ज़रूरी थी। तब जो है वो घर वालों ने तो खैर वो नुकसान तो 1.5 लाख का था ही था। इसके अलावा गांव का जो ट्रेंड होता है कि कोई नुकसान हो जाए तो फिर पूरी बरादरी पूछने भी आती है। हाँ, सही वो बात। एक हफ्ता 100 के साथ साथ वो अलग से 50-60 हज़ार का नुकसान। हाँ, सबको चाय बिस्किट पिलाए जा रहे हैं जी कि वो 1.5 लाख का नुकसान हो गया है, उसने रैबिट रखे थे। तो तब एक ज़िद थी कि अब जो है वो बजाय इससे भाग जाएं, अब करनी ही खरगोश फार्मिंग है, लेकिन प्रॉपर वे में करनी। अब आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं? कितने खरगोश आपके पास इस वक्त हैं? अभी ऑलमोस्ट 750 इस वक्त फार्म पे मौजूद हैं, और हैवीएस्ट जो हमारा फार्म गया है वो 4000 तक गया है। अच्छा, 4000 खरगोश एक वक्त जी, एक अच्छा, वक्त और में। और ये कितने अरसे में हुए ये सारे? ये 2021 जनवरी में मैंने इसकी बुनियाद रखी थी कमर्शियल फार्मिंग की। पाकिस्तान में ये पहला फार्म था कमर्शियल। अच्छा। और उससे पहले किसी ने घरों में रखना स्टार्ट किए थे लोगों ने, लेकिन कमर्शियल कोई भी नहीं करना चाह रहा था। तो 3 सालों में ये 750 का नंबर आप अभी 3 सालों में ये उस 1.5 लाख से स्टार्ट है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 45 लाख जो है वो फार्म की वर्थ है। और अब वो जो आपने जो वीडियो देखी थी खरगोश पालें और करोड़ों कमाएं, तो उस तक पहुंच गए हैं? जी, करोड़ कमा के अब मतलब उस तक इन्वेस्ट भी है, और माशाल्लाह डिफरेंट। इसके अलावा पाकिस्तान में 174 ब्रांचेस भी हैं माशाल्लाह। आपके फार्म की? जी, वो किस किस जगह पे हैं? ऑलमोस्ट कराची में, बहावलपुर में, चकवाल में, मतलब तकरीबन हर शहर में। कोई अगर वो कमर्शियल लेवल पे नहीं कर रहा तो कम से कम उसने। तो ये आपको कैसे पता लगेगा खरगोश का बच्चा हुआ और किसी ने वर्कर ने गोल कर लिया? फिर इसमें जीपीएस लगाया? ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि मैं अभी तक जो है ना खरगोशों के साथ जितनी भी मैनेजमेंट की वर्किंग है वो मैं खुद करता हूँ। अच्छा, ये भी बड़ा काम है। आप जी, मेरे 3 लेबर हैं, उनका काम सिर्फ ये है कि वो सारा पेपर वर्क कर रहे होते हैं, बट मैं सुबह से शाम, मेरा शौक है तो मैं इनके साथ खुश रहता हूँ। चले अब आ जाते हैं असल बात पे। ये मैं पर्चे वर्चे साइड पे रख दूं, ये कलम में जेब में रख दूं। अब भाई ठीक है, करोड़ों वाली बात से शुरू करते हैं। भाई मेरे पास है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब मुझे ये काम शुरू करना है, कैसे शुरू करूंगा, कब तक, कहां तक पहुंच सकता हूं, ये जरा मुझे बेसिक गाइड कर दें। जी, बेसिक ये है कि अगर आप, मैं आपको सिंपल, आप 1 लाख को छोड़े, मैं एक पेयर से आपको स्टार्ट करा देता हूं। चलो, एक पेयर का मतलब एक नर एक मादा, मतलब 2 खरगोश टोटल आपने रखे हैं। और मैं कोई भी आप छोटा अगर बंदा है, उसने घर में अपनी मिसेज को ही एक पेयर लेके दे दिया है। ज़्यादातर किचन का ही प्रॉब्लम होता है जी, किचन को चलाना है। तो जितने भी जॉब वाले लोग हैं वो तो ज़ाहिर है सुबह से शाम हो गए तो घर में टाइम नहीं दे सकते। तो एक पेयर अगर किसी ने भी लिया है तो इस वक्त जो पाकिस्तान के मार्केट है उसमें फार्मर टू जो फार्मर इस वक्त न्यूजीलैंड की ब्रीड सेल हो रही है, वो 8000 रुपये का पेयर है। 8000 रुपये मैंने लगा दिए, आपने 8000 रुपये लगा दिए, वो 2 महीने का पेयर आपने लिया है, ठीक है। उसकी जो रोज़ाना की खुराक है वो वही खुराक है जो आपके किचन से सब्जियां बच जाती हैं, जो आपने इसको डालनी है। सिर्फ गाजरें नहीं? गाजरें तो इसकी शौक है ना, वो तो उसके अलावा भी खा लेगा कुछ भी। चलो, रोजाना मैंने 500 रुपए का इसका खाना लगा लिया सर। 500 रुपए का नहीं, पर डे जो इसकी फीड एक्सपेंसेस हैं, अगर आप परचेज करके डालें तो तकरीबन 5 रुपए है। अच्छा, 5 रुपए? जी, अच्छा जी। जो हम कैलकुलेट करते हैं, कर दी मैंने इसकी। हमारे जो फार्म के ऊपर जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे होते हैं वो तकरीबन बहुत अच्छी है खुराक, जो ये इम्पोर्टेड रैबिट्स हैं इनको हम जो देते हैं तो वो अराउंड 6 से 7 रुपए पे जाती है। ठीक है, अदरवाइज जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मीट में पल रहा होता है। नेक्स्ट, फिर आपने 4 महीने उसको पाला, ठीक है, 6 महीने के वो तैयार हो गए। एक मादा एक टाइम में एवरेज 6, मिनिमम अगर काउंट करें तो 6 और मैक्सिमम 14 तक बच्चे देती है। ठीक है, ठीक है। अब आपने वो जो 8000 रुपया लगाया था वो आपने, उसने आपको पहले क्लच में 8000 के अलावा
जो 8 बच्चे दे दिए हैं वो आपके पास आ गए हैं। ठीक है। जो 2 महीने बाद 4 पेयर कंसीडर कर लें जी, 8 पेयर हैं तो 4 पेयर आपके पास आ जाते हैं। तो अब 8 को ज़रब 4 कर लें, वो 32,000 रुपया बनता है। ठीक है। जो इसने आपको एग्जैक्ट 3 मंथ बाद कमा के दे दिया है। सही है, अगर आप उसको बेच देते हैं तो ये पहली अर्निंग है। लेकिन ये लोग बेचेंगे कहाँ? आपका तो चले फार्म है, लोग आपसे राब्ता करते हैं, पूरा बिजनेस एग्जैक्टली। उसमें 2 चीजें हैं, एक तो ये कि ऑनलाइन अगर कोई जानता है तो वेल एंड गुड, अगर ऑनलाइन नहीं जानता है तो अगर वो हमारे फार्म से परचेजिंग करता है तो रिवर्स फार्म उससे भी वापस स्टॉक परचेज करता है। चले, उसने वो मतलब ये उसके लिए फैसिलिटी है कि कोई ले मैन है वो कहता है जी ऑनलाइन तो हमें नहीं करना आता, तो ठीक है वो परचेजिंग करे और जब उसकी ब्रीड आए तो हमें वापस भिजवा दे। ठीक है, वो हम उसी से परचेज कर लेंगे। अच्छा, और फिर गोश्त जो इसका है जी, ये मैंने वो बताया कि जो कोई प्रोडक्शन के लिए पेयर लेता है तो वो 8,000 रुपए का सेल होता है, तो ये 32,000 की अमाउंट मार्केट है इसकी, मार्केट है। अब हम इसको मीट पे ले आते हैं कि जी कोई कहता है जी कि पेरेंटल फ्लॉक नहीं चाहिए, तो मीट पे अगर हम इसको सेल करें तो क्या करेगा? हम जो 0 से जो इसकी सेल वैल्यू है उसको काउंट कर लेते हैं, ये तो हाईएस्ट हमने काउंट की, तो वो बनता है इस वक्त जो इसका लाइव वेट है वो 650 पर केजी इसका मीट का रेट है। ठीक है, किसी भी जगह पे आप सेल कर सकते हैं, नॉर्मल शॉप। और उस गोश्त की भी मार्केट है, लोग खरीदते हैं। एग्जैक्टली। इस वक्त पाकिस्तान का पहला जो है वो प्लेटियस होटल जेहलम में बन चुका है, जहाँ पे आपको सिर्फ रैबिट का मीट मिलेगा। और इसकी कोई खास इसके फायदे हैं रैबिट के मीट के? कोई? जी, रैबिट के मीट के आपको मैं फायदे बताऊं तो इस वक्त कुदरती तौर पे अल्लाह पाक ने इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, एग्जैक्टली जो एक इंसान को पर डे जो उसकी रिक्वायरमेंट है विटामिन्स की, वही एग्जैक्टली रैबिट्स के अंदर मौजूद है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये खा भी सकते हैं आप सुकून से, अगर आप टेस्ट भी अच्छा होता है वैसे। अगर आप सही बनाया हुआ हो तो आप चिकन में और रैबिट्स में डिफरेंस नहीं कर सकते। रोला डाल दिया, आप खवातीन पहले रैबिट का गोश्त बनाना सीखेंगी। हाँ। नहीं, आप चिकन जो बनाते हैं उसी तरह रैबिट को बनाएं, गल जाता है आराम से, इजीली मिल जाता है। नहीं, गल भी जाता है। अच्छा, ये नस्लें भी बता दें जरा थोड़ी सी, कौन कौन सी हैं? जी, इसमें ये तो बहुत बड़ा वाला है वैसे, ये अगर निकाल के दिखा दें। इसमें ये जो ब्रीड है बेसिकली ये पेट पर्पस के लिए है। जो अभी हमने डिस्कशन की है वो है मीट फार्मिंग, और ये जो बेसिकली इसका साइज देखें भाई, बहुत बड़ा है भाई, ये तो बहुत ही बड़ा है। ये कौन सी नस्ल है? ये जर्मनी की ब्रीड है, इसको चेकर्ड जायंट बोलते हैं। चेकर्ड जायंट, ये जायंट ब्रीड में आता है और ये 7 kg तक जो है वो काटता वाटता तो नहीं है ये? अच्छा, काटते वाटते नहीं है ये? बच्चे कभी कभी डरते हैं, शौक होता है लेकिन वो डर जाते हैं। कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली है, बिल्कुल ये फ्रेंडली है और कुछ भी नहीं करता और हैंड टेम हो जाता है। अच्छा, और दूसरे भी बता दें। इसको जो है बहुत अच्छे अंदाज से पालें, तो ये जब भी आप इसके नजदीक जाएंगे तो ये उछल के आपके पास आ सकता है। भाई ऐसे ना आना हमारे पास, अभी हमने तुम्हें पाला नहीं है। नहीं, अभी ये हैंड टेम नहीं हुए हुए क्योंकि ये फार्म पे रहते हैं हर वक्त। अच्छा, तो वहाँ पे इनका टोटल जो है वो हाँ, तो ये वहाँ पे जो है, चलो इसको अंदर डाल दें। ये अपने घर में ही अंदर जाएगा। जी, एग्जैक्टली। भाई तुम अपने घर में रहो, बाकियों से हम बातचीत करते हैं। और मौसम कैसा इनको चाहिए होता है? इनको टेम्परेचर बेसिकली मीट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 35 डिग्री मैक्सिमम आप जा सकते हैं। अच्छा। और जगह कितनी चाहिए होती है इनको पालने के लिए? जगह इनको 2.5 फुट बाय 2 फुट का एक केज चाहिए, सिंपल। उसी में ब्रीडिंग भी हो जाएगी? उसी में ब्रीडिंग करेगा, उसी में ये रहेगा, उसकी सारी रहेगा, लेकिन हेल्दी रहेगा। ये आपके सामने तमाम रैबिट्स जो हैं वो उसी के अंदर ही जो है वो रहते हैं। अच्छा, और काटते वाटते तो नहीं है ना? ये तय हो गया। बच्चे डरते हैं ना भाई जरा, नहीं लगेगा नहीं कि भाई काट ना ले। खाते क्या है ये? सब्जियां बस, सिंपल। ये चिंचिला ब्रीड है, जिसको चिंचिला क्या नाम है इसका? चिंचिला। जी, ये मीट के लिए पाली जाती है। न्यूजीलैंड व्हाइट, चिंचिला और कैलिफोर्निया, ये 3 ब्रीड्स हैं। ये हमारे टेम्परेचर में सब पल जाते हैं, कोई इनको मसला नहीं। ये पाकिस्तान में ही पैदा हुआ है और ये अच्छा, तभी थोड़ा पाकिस्तानी सा लग रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हाँ, तो इस तरह ये और ये वाले जो हैं जी, ये भी उसमें फ्लैमिश ब्रीड है, ब्राउन कलर में। इसको अब वापस मेरे ख्याल से डाल दिया जाए। पाकिस्तानी है, इसको तो अंदर ही कर दें। हाँ ना, ये इसके पेरेंट्स इंपोर्टेड हैं। अच्छा, पेरेंट्स इंपोर्टेड है जी। ये ब्रीड पाकिस्तानी नहीं है, सिर्फ ये पैदा पाकिस्तान में हुआ है। अच्छा, आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ पाकिस्तानी इधर। खरगोश के गोश्त पे कोई टैक्स वैक्स तो नहीं लगा है नया? अभी तक तो इसकी फार्मिंग पे है कोई टैक्स वैक्स? नहीं, अभी तक नहीं है। बिडार साहब को आइडिया ना देते हैं आप। ये तो गलत सवाल हमने पूछ लिया। नाजरीन, इसको तो किसी तरह काट देना चाहिए, वरना उनका भी नुकसान, और अगर हमने शुरू करना है तो हमारा भी नुकसान पहले ही शुरू करने के। और नस्लें भी बता दें भाई। जी, ये भी आपको बता देते हैं। वाह 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 वाह, ठीक है।
अच्छा, लेकिन अच्छी खूबसूरत हैं। ये बेसिकली डिफरेंट ब्रीड्स हैं और जो पेट पर्पस के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा मतलब इसमें अर्निंग सोर्स मौजूद है। अच्छा, ये क्या पेट लवर, ये फ्लैमिश ब्रीड है ब्लैक में, ये है। तीनों फ्लैमिश में ही आते हैं, सिर्फ इसमें कलर डिफरेंट है, ब्लैक, ब्राउन और मल्टीपल। तो ये और उम्र कितनी होती है वैसे? इसकी उम्र 4.5 साल तक होती है। अच्छा, 4.5 साल तक इसने ब्रीड करना है एवरी 45 डेज। एवरी 45 डेज ये ब्रीडिंग करेगा 4.5 साल तक, तो ये तो बड़ी इसकी नस्ल बढ़ती है। यही अर्निंग बेसिकली सोर्स है। ये तो वो कबूतर याद आ गए मुझे, कबूतर बढ़ना शुरू होते हैं तो इतने हो जाते हैं अचानक। आप देख लें कि ये वाहिद जानवर है जिसके लिए एक मुल्क ने अपनी आर्मी यूज की थी। कौन इसको खत्म करने के लिए? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो आप ऊँटों को भी खत्म करने के लिए अपना 1902 में उन्होंने एज ए जंगल की खूबसूरती के लिए कुछ रैबिट्स जो है वो उन्होंने छोड़े थे, ज्यादा हो गए, वो बढ़ गए और वो इतने ज्यादा हो गए कि उनकी जो जितनी फसलें हैं उन्होंने तबाह कर दी थी। अब वहाँ पे बैन है रैबिट रखना, उसके लिए बाकायदा लाइसेंस देना पड़ता है। अच्छा, तो ये और गोरों ने इसी चीज को बेसिकली पॉजिटिव यूज कर लिया है कि इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो क्यों ना इसके मीट को जो है वो यूटिलाइज किया जाए। सही और ये चीज़ पाकिस्तान में इससे पहले किसी ने नहीं थी की, और हम क्योंकि मार्केटिंग में थे तो ये आइडिया आया कि क्यों ना इसको फिर तो आप खुश हैं, मुतमईन इस बिजनेस से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो 8,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं शिफा, मेरे ख्याल में इतना कोई ये मसला है नहीं। 8,000 में आपको देता हूँ, एक पैर मेरी तरफ से आप रख के उसको कुछ कर सकते हैं ऐसा? मेरे घर में जगह नहीं है, छोटी अपार्टमेंट में रहता हूँ छोटे से, उसमें जगह नहीं है। तो उसके लिए आप जहाँ जितना भी छोटा होगा 2.5 फुट बाय 2 फुट की जगह निकालना। 2 अदद पे पर्ची लगा देना, अवैस और मंगल वाला, तो वो दोनों अवैस और मंगल वाला हो जाएंगे अवैस के। पता लगेगा आपको हजारों में, लाखों की तादाद में। मकसद मेरा पूछना छोटी जगह में भी हो सकता है ये? जी, छोटी जगह में पेट पर्पज फार्मिंग की जाती है। मतलब कोई अगर कमर्शियल मीट पे फार्मिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मीट की फार्मिंग की जो बेसिक नीड है वो है कि आपके पास जगह ज्यादा और रैबिट्स भी ज्यादा होने चाहिए। ज़रा आप एक से आपने 5 बच्चे लिए और वो तो आपने खा लिए, फिर क्या होगा? तो फिर आप क्या 6 महीने फिर इंतजार करेंगे या 2 महीने के दोबारा वो बच्चे आएंगे और फिर खाएंगे? तो उसके लिए आपको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए मीट की प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो पेट पर्पस में जो है वो आप स्मॉल स्पेस पे इसको काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त निकाला और बड़ा मजा आया आपकी सहेलियों से और दोस्तों से मिलके हमें। और मंगल वाला वो साथ खड़े देंगे। इनका आप रख ही ले, मेरा ख्याल है पर्ची लगा देना बस, सिर्फ ताकि पता चले। लगा देंगे पर्ची, इनका टैग लग जाएगा, कोई मसला नहीं। मंगल वाला बस ये साथ। बहुत शुक्रिया नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब बात करते हैं जी कुछ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, और ये जो बजट आया है इसमें इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, काफ़ी इसमें जो है वो बजट को बढ़ाया भी गया है। बहुत सारे ऐसे तबके हैं जिनको इंक्लूड भी किया गया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं जो कि वज़ीर ममलकत बराए तख़फ़ीफ़ गुरबत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बड़े अहम ऐलानात हुए हैं बजट में बिस्प के हवाले से, तो वो ऐलानात क्या क्या हैं हम चाहेंगे ज़रा नाजरीन के लिए आप थोड़ा सा पहले उनका रिकैप कर दें। देखें, बेसिक सपोर्ट प्रोग्राम अभी जो बजट आए उससे पहले भी हो, और अगर आप IMF की बात भी करें उसमें भी इसका डेफिनेटली जिक्र था। ये 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो हमने जो है इस चीज़ को जो है 2010 में जो इसका इनिशिएटिव लिया था और शुरू किया था, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का ख्वाब था कि ख़वातीन जो है एम्पावर हो, पाकिस्तान की गरीब ख़वातीन खासकर, और डायरेक्टली किस तरीके से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उस हवाले से ये था। और हमने वहाँ पे जब शुरू किया और आज तक अगर आज आप देखें तो इस वक्त हमारे तकरीबन 8.99 मिलियन बेनिफिशरीज हैं, और इनको हम अभी तक जो है वो सहमाई की बुनियाद पर 7,000 रुपये दे रहे थे। अब हमने उनको जो है इस हुकूमत में आते ही हमने इसको जो है वो अभी जब हमने डायनामिक सर्वे शुरू की तो 9,000 कर दिए। फ्लड के बाद हमने एक सर्वे शुरू की, डायनामिक सर्वे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त भी जारी है। डायनामिक सर्वे है, जो भी ख़वातीन जिनके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड नहीं है और वो समझती हैं कि वो बेनिफिशरीज होने के काबिल हैं, तो वो आके हमारे किसी भी ऑफिस में जो उनके नज़दीकी हमारे तहसील के ऑफिस हैं उसमें जाकर जो अपना इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है या जो भी वो है उसको जाकर जो है अपना जो है इनरोलमेंट कर सकती हैं। उसके बाद उसका प्रोसेस होता है, ऑनलाइन प्रोसेस है, और उसको हम फिर बता देते हैं कि आप हमारे बेनिफिशरीज बन सकती हैं या नहीं बन सकती हैं।
वो चीज़ें शुरू हैं। उसके साथ साथ जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनके जो बच्चे हैं, बच्ची को हम इस वक्त 2500 रुपये दे रहे थे, पहले हम 2000 दे रहे थे, और बच्चे को हम 2000 रुपये स्कूल फीस दे रहे हैं कि वो अपने बच्चों को जो है इस पर जो है वो पढ़ा सकें। बच्ची को 500 रुपये इसलिए ज़्यादा दे रहे हैं ताकि हमारे देहातों में ये ट्रेंड है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता, तो उसके लिए जो है हमने बच्चों के लिए जो है वो थोड़ा 500 रुपये ज़्यादा रखा हुआ है। इस तरह न्यूट्रिशन प्रोग्राम चल रहा है। प्रेग्नेंट वुमेन और 2 साल की उम्र की जो उनके बच्चे हैं उनको भी हम न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत जो है न्यूट्रिशन की उस पर वो कर रहे हैं। इस दफ़ा हमने जो है ट्रांसजेंडर, जिसको किसी भी हमारे माशरे में जो है वो जो है हम उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करते थे या किसी भी उसमें हम नहीं शामिल करते थे, अब हमने वो किया कि ट्रांसजेंडर जितने भी हैं पाकिस्तान में वो नादर से अपना कार्ड बनाएंगे और हमारे करीबी BSP सेंटर जाएंगे और उसको भी हम जो है अपना बेनिफिशरीज जो है वो बना रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले उसमें हुकूमत में कोई 9 लाख के करीब कार्ड ब्लॉक कर दिए गए थे गैर ज़रूरी तौर पर। अगर किसी ने बाहर ट्रैवल किया है, उम्रा हज किया है, ज़ियारत पे गए हैं, 1000 रुपये का मोबाइल अपलोड किया है या बाकी ऐसी चीज़ें, एग्जिस्टिव पासपोर्ट या ID कार्ड बनाया है, तो इस चीज़ को उन्हें ब्लॉक कर दिया था। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर गए ज़ियारत पे, हज भी, उम्रे पे, आपको किसी ने भेजा हो, अपने आप मुलाजिम को भेज देते हैं। अपने मुलाजिम के मोबाइल में अगर आप मोबाइल जो है अपलोड कर लेते हैं तो उसके लिए जो है ना हमने जो वो कर दिया कि हमने उसको जो है ना वो ख़त्म कर दिया है। और अब जो है वो आप देख रहे हैं कि कौन कौन हमारे जो है वो इसमें बेनिफिशरीज जो हैं वो इस पर जो है जेन्युइन है, तो हम उनके कार्ड्स भी खोल रहे हैं। तकरीबन 2.5 लाख के लगभग कार्ड सब खोल रहे हैं, बाकी को प्रोसेस शुरू होगी हम करने के लिए जा रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है इसकी ट्रांसपेरेंसी। बहुत सी शिकायत पहले आती थी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमारे जो डिटेलर्स हैं उसमें से कोई शिकायतें आती हैं कि पैसे जो है कटौती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसके लिए बहुत जल्द हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं और इसी महीने इंशाल्लाह आ रही है कि हम उनके बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट में हम 7 डिस्ट्रिक्ट्स कर रहे हैं, हर सूबे में हम ले रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स, और हम 4 बैंक इस वक्त हमने स्टेट बैंक ने हमें अप्रूव करके दिए। उसके बाद अगस्त में तमाम बैंक्स जो कि स्टेट बैंक के नीचे आते हैं, कोई भी बेनिफिशरी जिस बैंक में भी अकाउंट खोलेगा उसके बैंक के अकाउंट ओपनिंग के पैसे हम देंगे और उनको डायरेक्ट डेबिट BSP की तरफ से हर सेमाई जो भी उनकी किस्तें आएंगी, जो भी उनके बाकी बच्चों के आएंगे, जिस चीज़ के भी आएंगे, डायरेक्ट डेबिट उनके बैंक में होगा। तो बीच में जो ट्रांसपेरेंसी है, जो कि बीच में टेलर पैसे खाते थे, वो सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है इनको डायरेक्ट डेबिट होगा, बैंक से जाकर अपने पैसे चेक के ज़रिए, ATM के ज़रिए, जिस तरीके से भी चाहें वो निकाल सकेंगे। सही है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ये जो स्कॉलरशिप के हवाले से रकम का इजाफा किया गया है वो कितनी है और किस क्राइटेरिया के तहत किस लेवल के स्टूडेंट्स को दिया जाएगा? ये अंडर ग्रेजुएट स्कूल गोइंग है। ये स्कूल गोइंग जो आपके बच्चे हैं, आपके फॉर्म बे में रजिस्टर्ड हैं, हमने ये रखा है कि हम उनको दे रहे हैं 2500 जो है वो बच्चे को 2000 स्कूल गोइंग को। लेकिन उनके साथ साथ हम ये भी मॉनिटर कर रहे हैं कि उनकी अटेंडेंस भी हो। ऐसे ना हो कि आप बच्चों की वो स्कॉलरशिप ले रहे हैं और बच्चे स्कूल ना जा रहे हैं। हम अटेंडेंस तकरीबन हमने रखी हुई 70% अटेंडेंस के बच्चों को हम जो है जो रेगुलरली पैसे देंगे। फिर हम ग्रेजुएट को भी कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जा रहे हैं, हम सब ये स्कीमें ले रहे हैं ताकि हम उन बच्चों को पढ़ाएं, उनको हुनर दें। हम इस पर खुश नहीं है कि हमारे पास 9 मिलियन बेनिफिशरीज और बढ़ेंगे। हम उस पर खुश होंगे जब 9 से हम 8 पे हैं, 7 पे और 6 पे हैं, ताकि हम इस पॉलिसी लोगों को एग्जिट करें। हम वसीला रोजगार स्कीम की तरफ जा रहे हैं ताकि हम उनको अपने पाँव पे खड़ा करें, अपना रोजगार कमाएं और इस स्कीम से एग्जिट करें। एंट्री पे हम खुश नहीं है कि हमने इतने बढ़ा दिए और हम इन लोगों को वजीफा दे रहे हैं। अब उस पर खुशी हमें होगी जब लोग एग्जिट करना शुरू हो जाएंगे। सही है। लेकिन सर एक चीज़ जो आप बता रहे हैं ना, ये है तो बड़ा अच्छा कि बच्चियों के लिए 2500 और बच्चों के लिए जो है वो 2000 जो स्कूल जाने के लिए आप लोगों का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का। लेकिन इससे लोगों के वाले मतलब कुछ लोगों ने इस पर ये एतराज़ उठाया कि ये एक तरह से इंसेंटिवाइज करना हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ को भी। तो जहाँ पर उनसे 2 बच्चे नहीं संभल रहे थे और उन्होंने एक के लिए 2500 और दूसरे के लिए 2000 ले लिए, वहाँ पर वो तीसरा बच्चा पैदा हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा पैसे के चक्कर में। देखें, अब इसमें एक और बात यह है, अब पैसों का चक्कर तो रहेगा। अब जो रजिस्ट्रेशन आप करते हैं इस वक्त जो जा रहे सर्वे के लिए, डायनामिक सर्वे के शुरू हुए, और आप क्या है कि मैं अहल हूँ, तो जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं वो उनका जो है वो स्कोर कम, 32 हमारा PMT स्कोर होता है। 32 से अगर आप स्कोर नीचे होगा तो 32 या उससे नीचे तो आप हमारे सिस्टम में आ जाएंगे। अगर 32 या से ऊपर होगा तो आप सिस्टम में नहीं आएंगे। तो अगर आपके बच्चे जितने ज़्यादा है तो आपका स्कोर नीचे आएगा, क्योंकि आपके ऊपर बोझ बच्चों का है, तो आप जो है घर का जो है बोझ ज़्यादा है।
तो अगर उस तरीके से देखें तो अगर बोलेंगे जिससे ज़्यादा बच्चे हैं तो वो ज़्यादा इसके अंदर एक्सेप्टेबल है, नहीं है, उसमें एक क्वेश्चन है। अब लोग ये समझ रहे हैं कि जी आपके 4-6 बच्चे होंगे, 8 बच्चे होंगे तो आप इसमें क्वालिफाई करेंगे, नहीं, उसके एक अपने नंबर्स हैं, क्योंकि फिर आपके और नंबर्स भी हैं, आपका घर कच्चा है पक्का है, आपके घर में स्त्री है, फ्रिज है, गाड़ी है, ट्रैक्टर है देहातों में या बाकी चीज़ें हैं। लेकिन अब लोग ये कंसेप्ट करेंगे जी अगर आपके ज़्यादा बच्चे हैं तो आप इसके अंदर आ जाएंगे और आपको ये पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, गलत कॉन्सेप्ट है, हम इसी से भी नहीं जाते। लेकिन ये है कि अब डेफिनेटली ऐसे देहातों में अगर आप जाएँ और आपने बहुत ट्रैवल भी किया है, आपने वहाँ पे प्रोग्राम भी किए हैं, तो गरीब लोगों के लिए तो डेफिनेटली उनको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, तो कम से कम कुछ सपोर्ट उनको दे रहे हैं पढ़ाने के लिए। नहीं, बिल्कुल सपोर्ट है। बच्चों के बहुत मरतबा मुस्तकबिल सिर्फ रुका इस वजह से होता है कि पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएं, तालीम हासिल करें, लेकिन चूंकि उनके पास पैसे नहीं होते तो वो बच्चों को नहीं भेज सकते। अच्छा, अब चूंकि हम बच्चों की ही बात कर रहे हैं तो बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम जो है इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। इसके हवाले से बजट में क्या आजकल आप लोगों ने मुख्तस की है, कितनी रकम? देखें इसमें सारे प्रोजेक्ट्स देखें, इसमें जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ में है, चाहे वो आप बच्चों के हवाले से क्या 14-15 अरब रुपए तकरीबन इसमें कर देते हैं। फिर नशोनुमा जो है जिसको न्यूट्रिशन कहते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से के साथ मिलकर हम जो हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हम मिलकर हम ये करें कि हमारे जितने भी बेनिफिशरीज हैं, ख़वातीन जो कि प्रेगनेंट हैं, उसके बच्चे हैं 2 साल की उम्र तक, उनका न्यूट्रिशन, उनको हम साशे पैक्स देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं। उसमें फिर ये होता है कि जब वो साशे पैक्स यूज़ करके वापस आती हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं तो बुलाते हैं कि हमने यूज़ कर लिया। अब मतलब है कि ये उनकी अपनी ईमानदारी है, जो भी है वो उनको लाना पड़ता है इस्तेमाल करने के बाद, फिर उसके बाद हम उनको जो है कुछ जो उनको सपोर्ट है वो देते हैं। उसके बाद फिर बाकी उसको जो हम साशे पैक्स देते हैं ताकि वो जो है उसका न्यूट्रिशन प्रोग्राम जितना भी चल रहा था उसके ज़रिए जो है हम उनको वो दे रहे हैं ताकि हम जो है इनको जो है इस चीज़ में जो है वो कर सकें। लिहाजा हमारी कोशिश है जितने हमारे बेनिफिशरीज़ हैं हम उनको जिस तरीके से भी हो हम इसको जो है वो सपोर्ट करें। पढ़ाई रियासत का जो कॉन्सेप्ट है इसी पे है कि हम कहते हैं कि हम सर्वे हो, प्रॉपर सर्वे हो, गलत सर्वे ना हो और जो भी डिजर्विंग है कम से कम उनको ये चीज़ें मिलती हैं। अच्छा सर, इसके अंदर एक और इशू जिसके ऊपर यकीनन आप लोगों ने ज़ाहिर काम किया होगा, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि रकम की तकसीम हो रही थी, उसमें बड़ी बदनज़मी हुई थी, ख़वातीन बेहोश हो गई थी, पुलिस वाले ख़वातीन को डंडे मार रहे थे। तो जो डिलीवरी मैकेनिज़्म है वो अब क्या है, इस वक्त उसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? एक तो आपने कहा कि वो उनके बैंक्स में अकाउंट्स खुल जाएंगे और फिर बाद में होगा ये, लेकिन इस वक्त जो डिलीवरी मैकेनिज़्म है वो क्या है? क्या वो सिर्फ कैंप साइट से ही लोग ले सकते हैं रकम या कोई और तरीका भी है? और दूसरा ये कि ये रकम हर 3-3 महीने बाद मिलती है, तो इसको हर 3 महीने बाद क्यों रखा गया है? और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें पिछले साल में ये किया था क्योंकि जब फ्लड आया था तो हुकूमत ने फैसला किया था कि हम लोगों को सपोर्ट दें। तो बेसिक और सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हमने जिसके जहाँ भी फ्लड आया था हमने 25,000 रुपये की फैमिली दी थी, कैश दिया था। देखिए आप उसको टेंट देते हैं, बाकी चीज़ें तो उनको ज़रूरत नहीं होती, अगर आप कैश दें उनको ज़रूरत के मुताबिक कुछ चीज़ें दे सकते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में जब हमें PDMA और NDMA से सर्वे आई कि ये तहसील है, ये यूनियन कौंसल अफेक्टेड है, तो हमने तमाम डेटा निकाला कि हमारे कितने बेनिफिशरीज हैं। 2.8 मिलियन बेनिफिशरीज BSP के जो हैं वो उस वक्त जो है वो अफेक्ट हुए थे। 70 अरब रुपए के लगभग हमने जो है वो कैंप साइट्स बनाकर नज़दीक जाकर उनको तकसीम किए। क्योंकि हमें शिकायत आ रही थी रिटेलर्स की तरफ से कि पैसे कहाँ हैं, शॉप में मेरे शॉप में है या मेरे घर में मैंने बाहर जगह बनाई हुई है, उधर मैं पैसे तकसीम कर रहा हूँ, कोई सेकंड गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं जो कुछ भी करूँ कर सकता हूँ कटौती के इलाज से जो भी है। तो हमने कहा आप कैंप साइट पे होगा ताकि उसका वॉच हो, हमारी टीमें वहाँ पर बैठी हों, चीज़ें हों। क्योंकि गर्मी का मौसम था, हब्स भी था और बहुत सी चीज़ें थी, ख़वातीन का रश भी था, 9 मिलियन बेनिफिशरीज हमारी हैं। तो जब उन्होंने बिठाया तो डेफिनेटली वहाँ पर जो है बदमज़गी चीज़ें हो रही थी। शुरू में तो ये हुआ था कि बैंक्स के लिंक्स डाउन हो गए थे, सपोर्ट नादर के लिंक्स डाउन हो गए थे, हुए थे या जानबूझ के किया गया था। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, क्योंकि जून का एंड भी था, बैंक में पैसे पड़े हो तो आप उस पर प्रॉफिट भी लेते हैं, चीज़ें भी होती हैं, तो आप उसको डिले भी करते हैं। तो ये चीज़ें अब ये क्या हो सकता है, क्या था, तो लोग बड़ी तकलीफ में 2 दिन तक बैंक के लिंक्स। तो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती इसकी आप लोगों के महकमे की तरफ से? इन्वेस्टिगेशन उसकी जारी भी है और साथ साथ हमने इसके लिए ये चीज़ कर ली कि जब हम बैंक अकाउंट खोल लेंगे तो हमारी इंतजाम छूट जाएगी। सपोज मेरा बैंक होगा एनी बैंक ऑफ पाकिस्तान, मैंने अकाउंट खोल दिया, बैंक वाले BSP को लिखेंगे कि आपके फला बेनिफिशियरी हमारे साथ अकाउंट खोल लिए, उनके अकाउंट के जो ओपनिंग के पैसे हैं वो BSP उनको पहुंचा देगा और उनका अकाउंट की डिटेल्स हमारे पास सिस्टम में आ जाएगी और हम उनको जो है डायरेक्ट डेबिट के जरिए उनके अकाउंट में पैसे भेजना शुरू कर देंगे।
तो वो डायरेक्ट डेबिट हो जाएगा। तो ये जो सही, तो अभी वाला जो आप बता रहे थे वो अभी क्या है? अभी कैंप साइट पे ही जाना पड़ेगा लोगों को या पॉइंट ऑफ सेल? अभी तो रिटेलर्स हैं, रिटेल पॉइंट ऑफ सेल पॉइंट जो है जहाँ से वो रिटेलर से पैसे ले रहे हैं। आज क्योंकि बैंक हॉलीडे है, कल से दोबारा हमारा ये सिस्टम शुरू हो जाएगा और दोबारा से पेमेंट शुरू हो जाएगी जिन लोगों की है। तकरीबन 50% पेमेंट होती है, 50 रह रही है तकरीबन, तो वो भी उनकी जो है वो हो जाएगी। उसके बाद जो है होपफुली एंड ऑफ दिस ईयर तमाम हमारे बेनिफिशरीज तकरीबन वो जो है वो बैंक अकाउंट्स जब खोल लेंगे तो उनको डायरेक्ट डेबिट के जरिए पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बैंक जाकर उनकी मर्जी है, जिस वक्त पैसे निकालना चाहें ना निकालना चाहें रखे रहें, तो जो भी करें उनका सिस्टम जो है वो बैंक के जरिए। हमारी हमने ये जो स्टडी की है सर, जब हमें सबसे ये भी एक बात सामने आती है जी जी, जी। सही है कि बैंक में डलवा दिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है लोग यही सोचते हैं ना कि भाई जब बिजली का बिल घर पे आ सकता है, पोलियो की टीमें घर पे आ सकती हैं, मर्दमशुमारी वाले घर पे आ सकते हैं, तो फिर लोगों को सड़क पे जाकर मुख्तलिफ कैंप ऑफिसों में यहाँ वहाँ जाके बेचारों को क्यों ज़रूरत पड़ती है कि वो चंद हज़ार रुपयों के लिए और जाएं वहाँ पर और वहाँ पर जाकर फिर इस तरह के हालात का सामना करना पड़े उनको। ये देखें, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि 2013 के बाद इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया गया, इसके ऊपर ज़्यादा सोच नहीं की गई। हमारे अपने मुलाजमीन है, आपको पता है 10-10, 12-12 साल से उनकी प्रमोशंस नहीं हुई, उनका स्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया गया, उनकी पेंशन चीज़ें कुछ भी नहीं था। अभी हमने जाकर उनके HR का स्ट्रक्चर को रिवाइव किया, उनकी 85+ हमने अपने ऑफिसर्स की प्रमोशंस की हैं। अब आपकी प्रमोशंस नहीं होगी तो आप कैसे, मतलब आप बैठे हुए हैं खामखा पे और काम कर रहे हैं और आप कुछ नहीं मिल रहा। पेंशन्स के हवाले से कुछ नहीं था, उनके बाकी चीज़ों से था, उसको हमने दोबारा रिवाइव करना शुरू कर दिया है। और अगर ये ट्रांसपेरेंसी और इन चीज़ों पे अगर पहले से कुछ ज़्यादा काम कर मिल जाता। अब हम जब आए तो हमारे पास 2 बैंक काम करते हैं, HBL और अल-फलाह। अब अगर हम बैंक चेंज करते हो कहते हैं कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो हम पे आप कहते हैं कि आपने बैंक क्यों चेंज किया है, इसके साथ आप मिले हुए होंगे। लिहाजा हमने ये कर दिया कि स्टेट बैंक के अंडर जितने भी बैंक्स आएंगे, आपकी अपनी मर्जी है, जिस बैंक में अकाउंट खोलेंगे आपको डायरेक्ट डेबिट के जरिए पैसे मिलेंगे। अब ये सबसे बेहतरीन मैं समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी, उसमें थर्ड पार्टी खत्म हो जाएगी, डायरेक्ट बैंक से आप पैसे देंगे। इसमें और भी बेहतरी की जरूरत है और इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में उसको भी देखेंगे, उसमें और बेहतरी देखेंगे। अच्छा, अब इसके हवाले से क्या किया, क्योंकि बहुत सारे जो आपने बात की थी कि भाई बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि इस लिस्ट से निकाल दिए गए थे, बहुत सारे नाम ऐसे भी आए थे जो कि बड़े बड़े अफसरान थे, उनके नाम ग्रेड 17 ग्रेड 18 उनके नाम इस लिस्ट में शामिल थे। तो अब उसको कैसे आप लोग टैकल कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है हम सब जानते हैं पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सारा सिस्टम जो है बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, तो ऐसे नाम भी होंगे, उनको निकालने के हवाले से मजीद क्या काम किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल इस पे ये है, हम कभी भी नहीं कहते कि किसी के साथ भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, बिल्कुल ऐसे है। उसमें कुछ लोगों को जो है इन्होंने जो है वो जॉब से निकाला था, कोर्ट ने उनको दोबारा वो किया। उसमें देखें बगैर सुने, अब ऐसे लोग भी थे जिनको उन्होंने पिछली जो हुकूमत ने उसमें से कोई 14-15 ऐसे लोग थे जिनको निकाला कि जी आप क्यों इसमें जो है बेनिफिट। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो कानून बनते चीज़ें बनती हैं उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब उस पर BSP का जो कानून साइलेंट है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आप अगर जॉब कर रहे हैं फ्रॉम जो आपकी छोटे ग्रेड से लेकर बड़े ग्रेड तक, कि आपकी फैमिली उसकी बेनिफिशियरी नहीं बन सकती है, ठीक है। उसके बावजूद भी जो लोग निकाले गए थे उस पर वावेला बहुत ज़्यादा हो गया था, ये है कि और है। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि उसी तरीके से और लोग भी थे जिनको नहीं निकाला गया था। हम ये नहीं कहते कि क्यों नहीं निकाला, हम कहते सबके साथ मसावी सलूक होता, उनकी पर्सनल हियरिंग होती, उसके बाद एक प्रोसेस होता। लेकिन वो सबको निकाला जाना चाहिए, सही, अगर कोई गड़बड़ है तो उसका उनका एक फैसला था हुआ। हम वो जो जो जिनको वो किया गया था वो कोर्ट्स गए, किसी को कोर्ट्स ने बहाल कर दिया, किसी का अभी प्रोसेस कोर्ट्स में है। जो भी कोर्ट डिसीजन करेगी उसके ऊपर फिर जो है हम उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। दूसरी बात यह है जो आपने कहा था, अब मुझे देखा कि आप लोग कैसे ये इंश्योर कर रहे हैं, ये तो पिछले वालों का था ना, आप लोग किस तरीके से इंश्योर कर रहे हैं कि आप लोग कैसे इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि ऐसे लोग इस प्रोग्राम में रजिस्टर ना हो? देखिए इसमें देखें कानून साजी होनी चाहिए और हम उसमें कर रहे हैं कि हमारे रूल्स में ये अमेंडमेंट हो कि हमारे जितने बेनिफिशरीज हैं वो इसके अहल नहीं हो सकते। अब जितने भी मुलाजमीन हैं सभी, अब मुलाजमीन नहीं हो सकते, मतलब आप 92 चैनल के लिए काम कर रहे हैं और आपको एक चीज़ एक ऑफर आ जाती है चीज़ें और आप कहेंगे सारे, अब सपोज अगर आप उसमें एलिजिबल भी हैं, लोग कहेंगे देखें तो उस इदारे में काम करो और एलिजिबल इसने अपने आप को कर लिया, या तो कानून ये हो कि 92 चैनल के लोग बिल्कुल इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ है वो नहीं हो सकते, तो फिर तो एक कानून बन गया बस आप नहीं हो सकते। उसके लिए हम कानून वो कर रहे हैं, अपने जो है अमेंडमेंट कर रहे हैं चीज़ों में।
और जो 8 लाख कार्ड 9 लाख कार्ड बन गए थे, मैं समझता हूँ वो जुल्म हुआ था। आपने एग्जेक्टिव पासपोर्ट बनाए, ID कार्ड बनाए, 1000 ईजी लोड किया है, हज उम्रे पे किसी ने आपको भेजा, ज़ियारत पे भेजा, और उन्होंने किसी से नहीं पूछा कि क्या चीज़ें हैं, उन्होंने कहा इनको ब्लॉक कर दें। उसमें बहुत से डिजर्विंग लोग थे जिनको अपने मालिकों ने, अपने किसी ने सपोर्ट किया। हमारी तरफ तो कमेटियाँ लोग डालते हैं और चले जाते हैं उम्रे पे, ज़ायरीन जाते हैं उस पर चले जाते हैं। अब मेरा मुलाजिम है कि उसको मैं बोलूँ कि ये मोबाइल में कार्ड डालो, मुझे फ़ोन मिला के दो, तो उसका तो कसूर नहीं है। तो उसको हम रिवाइव कर रहे हैं। तकरीबन 2-2.5 लाख कार्ड जो है हमने देखें कि वो गलत बंद किए गए थे, वो खुल गए। बाकी भी सिस्टम में हम प्रोसेस कर रहे हैं कि वाकई वो अगर 32 स्कोर के नीचे आते हैं और वो जेन्युइन है उनको खोल रहे हैं, जो जेन्युइन नहीं है सही, कुछ गलत होंगे वो बंद कर दिए, बाकी जो सही है वो खोल दिए जाए। बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर प्रोसेस शुरू है। 2.5 लाख खुल गए और बाकी भी इंशाल्लाह देख रहे हैं जो भी जेन्युइन खोल रहे हैं। जी जी ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फैसल करीम कुंडी, नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से हमारी हो रही थी इनसे बात। एक वक्फे की तरफ हमें बढ़ने के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। एक शेर है जी शकील आज़मी साहब का, बड़ी उसके अंदर एक तल्ख सी हकीकत बयान की गई है, और वो तल्ख सी हकीकत कुछ यूँ है कि भूख में इश्क की तहजीब भी मर जाती है, भूख में इश्क की तहजीब भी मर जाती है, चांद आकाश पे थाली की तरह लगता है। तो बस ऐसा ही हो जाता है, जब इंसान भूखा होता है तो उसे हर चीज़ में रोटी नज़र आती है। और तमाम तर जो साइंसी तरक्की हुई है दुनिया की, उसके बावजूद इंसान अभी तक जो भूख का मामला है ये हल नहीं कर सका है। और कैसे ये हल होगा इस बारे में अब ज़ाहिर है तशवीश तो है लोगों की, क्योंकि लोग जानते हैं कि लोग भूख की वजह से ख़ुदकुशियाँ भी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने 22 ममालिक की एक लिस्ट जारी की है, उसमें 18 इलाकों की निशानदेही की है जहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी का ख़दशा है, और उन ममालिक में पाकिस्तान को भी शामिल किया गया। अब ज़ाहिर है हम पहले तो सुनते थे पाकिस्तान बड़ा मुल्क हम आज तक ये सुनते हैं, हम स्कूल में ये पढ़ते और पढ़ाते हैं अभी भी 2023 में भी निजाम की बात करते हैं पाकिस्तान की, बड़ा आपाशी का निजाम और फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या बातें हम करा रहे हैं और स्कूलों में सिखा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर उस पर कोई किसी किस्म की कोई पेशरफ्त, कोई रिसर्च डेवलपमेंट, कोई ऐसा काम हम करते नहीं है। हम दालें, आटा, मतलब हर चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमने आज इस पर बात करनी है। डॉक्टर आमिर इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फूड इमरजेंसी और भूख के खतरात पर अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम के हेड हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर डिफ़ाइन कर दें कि ये फूड इनसिक्योरिटी किस कैफियत को कहते हैं, किस तरीके से डिटरमिन किया जाता है कि फूड इनसिक्योर हो गया है कोई इलाका? जी, इस तरह है कि 2 लेवल पे जनरली डिटरमिन करते हैं फूड सिक्योरिटी को, एक इंडिविजुअल इनफरादी लेवल पे और अमूमन मुल्कों के लेवल पे भी, लेकिन ज़्यादा जो डिस्कशन होती है वो इनफरादी लेवल पे होती है। और जनरली ये कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को एक दिन में 2350 कैलोरीज मिल रही हैं तो वो फूड इनसिक्योर है, उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो डेली मामलात अपने, अच्छा वो फूड सिक्योर है, वो फूड सिक्योर है। और इसमें फिर ये एक एवरेज है, उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा है तो उसकी 1200-1400 कैलोरी होंगी, एक बंदा जो मजदूर है फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसको ऑन एन एवरेज 2350 पे जनरली हम डिटरमिन करते हैं। और अगर किसी इंसान को 2350 कैलोरीज मिल रही हैं किसी भी सोर्स से, उसको दूध से मिल रही हैं या उसको चावल से मिल रही हैं या रोटी से मिल रही हैं, तो अगर 2350 मिल रही हैं तो दैट पर्सन इज फूड। और नेशंस में कैसे ये कैलकुलेट होता है? और नेशन में जनरली एज सच उस तरह का ये नंबर नहीं है। इसी के बेसिस पे जब हम देखते हैं कि इतने परसेंटेज ऑफ पीपल जो को कैलोरी नहीं मिल रही, तो फिर उसकी बेसिस पे कि जिसकी 15% फूड इनसिक्योरिटी है या उसकी इतने % है, तो उसको अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है दुनिया में ऐसा बहुत बुरी सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान तकरीबन 15-16% ऐसे लोग हैं जिनको ये वाली कैलोरी नहीं मिल रही, और ये अगर रीजन में भी कंपैरिजन करें तो वो इतनी बुरी नहीं है। लेकिन जिस रिपोर्ट का आपने हवाला दिया, जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या कहता है? जी, जो आपने रिपोर्ट का हवाला दिया वो एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में है, और वो रिपोर्ट उन मुल्कों के हवाले से बनाई जाती है जहाँ पे डिफरेंट किस्म के शॉक्स आते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में फ्लड का शॉक है, तो कहीं दुनिया में ड्राउट का शॉक होगा, कहीं कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस फ्रेजाइल सिचुएशन जो दुनिया की, उसको देखते हुए FAO और WFP मिल के एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, और इससे उन मुल्कों को एक हेल्प मिलती है कि वो इन मामलों को थोड़ा केयरफुली देख सके, ताकि वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी के मामला बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो सके। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। तो उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि चूँकि
पाकिस्तान में दो तरह के फूड सिक्योरिटी के हवाले से दो तरह की चीज़ों को आपको देखना होगा। पहली बात यह है कि पाकिस्तान जो है उसमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है पिछले 1 सालों में, और अगर आप 1 महीना पीछे चले जाएं या अभी भी पाकिस्तान में जो फूड इन्फ्लेशन है वो 50% को उसने क्रॉस किया है। अच्छा। और दुनिया में बहुत थोड़े मुल्क हैं जहाँ पे फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी या फूड इन्फ्लेशन जो है 50% को क्रॉस किया। एक ये बात, ये इसको आप ये कह लें कि इकोनॉमिक शॉक आप ये कह लें। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में फ्लड आया पिछले साल, तो ये दो चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे, इनफरादी लेवल पे 50% जब आपकी इन्फ्लेशन होगी तो इसका मतलब है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो कम हो गई है। और दूसरी कंट्री लेवल पे जब आपकी 30-32 बिलियन डॉलर का आपको लॉस हुआ है और उसमें तकरीबन आधा लॉस जो है वो एग्रीकल्चर में हो, तो इसका मतलब कि फूड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी और मुल्क की फूड इंपोर्ट करने की कैपेसिटी दोनों कंप्रोमाइज़ हुई हैं। तो उसकी वजह से इस तरह के और भी छोटे छोटे चीज़ें उसको इकट्ठा करके जब आपने देखा लॉन्ग टर्म में, तो हमें ऐसा लगा यूनाइटेड नेशन को कि पाकिस्तान जो है उन मुल्कों की सफ़ में आके खड़ा हो गया है। लेकिन जब हम थोड़ा सा उससे आगे निकले हैं तो हमने दोबारा एनालिसिस किया और हमें ये पता चला कि पाकिस्तान की जो इकानमी है या लोग हैं या सिस्टम है वो बड़ा रेजिलियंट है, और फ्लड के बावजूद पाकिस्तान ने जो है ना उसको कवर किया और वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, वो फ्लड शॉक से रिकवरी की हमारी। तो अब जो आप कह रहे हैं कि पिछले 1 साल में जो इन्फ्लेशन की वजह से हमारे यहाँ फूड इनसिक्योरिटी या लोगों की कुव्वत खरीद में कमी वाक़ हो गई, और इस तरह से इस चीज़ को किस तरह से मैनेज किया जाता है जो फूड इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कंट्रीज़ की? जनरली तो ऐसा है जी कि तकरीबन दुनिया के बहुत ज़्यादा जो कसीर तादाद है मुल्कों की, वहाँ लोकल प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा सोर्स ऑफ फूड होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुल्क भी हैं, बहुत सारे नहीं लेकिन काफ़ी तादाद ऐसे मुल्कों की है जहाँ के और मीन ऑफ इनकम्स हैं। जैसे मैं मिडल ईस्ट की एग्जांपल दूंगा, या सिंगापुर है या हांगकांग, वहाँ एग्रीकल्चर ऐसा सच नहीं होती, दुबई में एग्रीकल्चर ऐसा सच नहीं होती, लेकिन वो दुनिया में सबसे ज़्यादा फूड सिक्योर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड है। उसके मुकाबले में ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर है, लाइक पाकिस्तान इज़ एग्रीकल्चर बेस्ड इकानमी, लेकिन यहाँ फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। तो मेजर इशू ये है कि क्या मुल्क के अंदर फूड पैदा करने की कैपेसिटी है, नंबर 1। अगर कैपेसिटी नहीं है तो दूसरा यह है कि क्या उसके पास फूड इंपोर्ट करने की कैपेसिटी है, और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर फूड सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो पाकिस्तान एज ए कंट्री जो है वो, जैसे आपको पता है कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकानमी, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो मोर देन 90% 95% फूड जो हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस करते हैं। कुछ फूड ऐसी है जिसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और बदकिस्मती से पिछले 2 सालों में हमारा फूड का इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ गया है। 2 साल पहले हम $5 बिलियन की फूड इंपोर्ट करते थे, इस साल या पिछला साल जो अभी गुजरा है तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर की फूड जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सर, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे यहाँ बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं, ये हुकूमतें बड़ा वो दावा करती हैं बम्पर क्रॉप हो गई, वही बम्पर मुबारक हो, मुल्क कौम को तरक्की की राह पे हम गामजन हो गए, बम्पर क्रॉप। क्यों हमें मजबूरन ये करना पड़ रहा है इंपोर्ट इतनी ज़्यादा तादाद में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया कि अगर मैं 1-2 क्रॉप्स का आपसे जिक्र करूँगा, स्पेशली वीट, जो हमारी जो ओवरऑल जो मैंने शुरू में कैलोरी इनटेक का जिक्र किया, एनर्जी इनटेक का जिक्र किया, तो 43% कैलोरीज जो पाकिस्तानी खाते हैं या कैलोरीज लेते हैं वो वीट से लेते हैं। और अगर मैं एक और सीरियल को, राइस को शामिल कर लूँ तो 50%, तो 2 सीरियल जो है ये 50% कैलोरीज मेक करते हैं पाकिस्तानी लोगों को। तो पाकिस्तान में जो वीट होती है, हम जनरली सेल्फ सफिशिएंट बड़े अरसे तक रहे हैं, लेकिन पिछले 1-2 सालों से पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन है वो हमारी कंजम्पशन से कम होना शुरू हो गई है। मसलन इस साल हमने बम्पर प्रोडक्शन ली और ये हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, 28 मिलियन टन। इसके मुकाबले में जो हमारी कंजम्पशन है वो 31 मिलियन टन है। तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि हम अपनी हिस्ट्री की हाईएस्ट प्रोडक्शन के बावजूद 3 मिलियन टन शॉर्टफॉल है हमारा। तो बात करने का ये मकसद है कि जो वक्त के साथ साथ हमारी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, उस पेस के साथ शायद हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही, और उस वजह से हमारा $10 बिलियन तक फूड इंपोर्ट बिल जा चुका है। और उसमें सबसे बड़ी अमाउंट जो मकदार या वज़न जो है वो एडिबल ऑयल का है। एडिबल ऑयल अगर मैं आपको फिगर दूं को 4.5 मिलियन टन हमारी कंजम्पशन है साल की, उसका सिर्फ 10% हम पाकिस्तान बनाते हैं। बाकी सारा जो है वो बाहर से आता है। और ये $3.5-4 बिलियन इसकी अमाउंट है। और $3.5-4 बिलियन को अगर आप सिंपल
ऑडियंस की सर 3 बिलियन का IMF का कर्जा है। यही मैम यही बात करने लगा था कि हमारा जो डेवलपमेंट बजट है ना पाकिस्तान का, फेडरल गवर्नमेंट का PSDP जिसको कहते हैं, वो 1 ट्रिलियन इन्होंने अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, और फिर थोड़ा सा उसको और कम किया, तो वो तकरीबन $3 बिलियन है तो टोटल, या 4 बिलियन इतनी हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो आप इमेजिन करें कि सिर्फ एडिबल ऑयल के इंपोर्ट बिल के मुताबिक हमारे पूरे कंट्री की डेवलपमेंट चल रही है, फेडरल गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूँ। तो इसका इतना बड़ा वजन है, तो इस पे ज़ाहिर है कोई स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है और मुल्क को सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ लाया जा सकता है। अच्छा, अब वीट तो हमारे वो नेशनल एम्बलम में भी शामिल है, उसमें वीट है, जूट है, टी है और चौथा भी है, तो वो तो हमने तो निशान में भी लगाया हुआ है वीट, लेकिन बस उसकी निशानियां ही बाकी रह जाएंगी अगले 5-10 सालों तक, सिर्फ निशान ना करे, लेकिन ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए हम ये सेगमेंट कर रहे हैं ना। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम तो हमने आइडेंटिफाई कर ली, अब सोल्यूशन क्या है? मैं इसमें एक और दुनिया ने क्या किया, थोड़ा इस तरह भी बताइएगा प्लीज आप। मैं उस पर ये करूँ, जो मैंने शुरू में बात की कि पाकिस्तान में 50% फूड इन्फ्लेशन है, और जो जनरल इन्फ्लेशन है जिसको CPI कहते हैं, पिछले महीने 38% का फिगर आया। तो ये पक्यूलर सिचुएशन, मतलब दुनिया में कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ी हैं, दुनिया में भी शूट अप हुई है प्राइसेस, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ी डिफरेंट तरीके से। मैं 2 आपके सामने फिगर्स रखता हूँ कि पाकिस्तान में 38% है, इंडिया और बांग्लादेश में 4, 5, 6, 7, 8% इन्फ्लेशन, 4, 5, 6, 7। यानी मैं इसलिए इंडिया बांग्लादेश के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो हमारे रीजन हमसे मिलते जुलते हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अगर CPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 38% क्रॉस किया है, तो वो कोई पक्यूलर सिचुएशन है, जो पक्यूलर हालात है पाकिस्तान में, जो वहाँ पे नहीं है। इसी बेसिस पे जो हमने रिपोर्ट इशू की थी, उसमें फ्लड का एक इंडिकेटर था, और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इंडिकेटर था, और फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का इंडिकेटर। तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं, और जैसे मैंने कहा कि जब आपकी फूड बास्केट में $10 बिलियन की इंपोर्टेड फूड आएगी, जो आज से 1 साल पहले $180 का डॉलर था, जो अभी $280 का हो गया, तो आपने डॉलर एक ही पे किया है, लेकिन आपको अब रुपीज़ में ज़्यादा करना पड़े। जब आपकी फूड बास्केट में इंपोर्टेड फूड ज़्यादा आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि आपको पैसे ज़्यादा, यानी रुपीज़ आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। जब रुपीज़ ज़्यादा देंगे, तो जो लोग हैं उनके पास तो ज़्यादा डॉलर नहीं है, उनके पास तो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, तो उनके पास रुपीज़ हैं, तो उनको ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो उससे वो चीज़ें जो हैं, वो जब तक आप डॉलर को वापस नहीं लेके आते, उस वक्त तक ये वाली इन्फ्लेशनरी ट्रेंड जो है उस हद तक चलता चलेगा, जब तक कि हमारी कोई स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट नहीं हो जाती। बिल्कुल सही। अच्छा, अब दुनिया ने कैसे कंट्रोल किया है, उसकी कोई हम मिसालें देख सकते हैं जो हमारे सिचुएशन में या हमारे रीजन में लागू हो सकें? 2-3 चीज़ें हैं इसमें, अगर आप किसी भी तरह फूड सिक्योरिटी को या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक पहली बात तो यह है कि आप जनरली आम सिचुएशन में इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं जी कि सेल्फ सफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा अच्छा एक स्लोगन नहीं है। अगर आपको कंपैरेटिव एडवांटेज पे जाना चाहिए कि अगर आप चीज़ जो अच्छी बना सकते हैं अपने मुल्क में वो बनाएं, और उसको आप सेल करके आप पैसे डॉलर लें, और उससे आप फूड इंपोर्ट कर लें। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो फिर मेरा ख्याल है कि मुल्कों को, पाकिस्तान जिसमें शामिल है, उनको पाकिस्तान के अंदर खुराक पैदा करने पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। नंबर 1 ये बात है। दूसरा यह है कि जैसे मैंने कहा कि $10 बिलियन की फूड इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप किसी तरीके से उस जो इम्पोर्टेड फूड है उसको कम करें, और वो वाली फूड जो है ना उसमें लेके आए। और दूसरा ये है कि जब आप इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट की अपना एक ड्यूटी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का होता है, कुछ टैक्सेस होते हैं, तो उस गवर्नमेंट को उन टैक्सेस को भी देखना चाहिए कि अगर $10 बिलियन की हम फूड लेके आ रहे हैं, तो उसमें कोई ड्यूटी स्ट्रक्चर को हम रिव्यू करके कम कर सकते हैं। और तीसरा यह है कि ऐसे लोग जिनको बिल्कुल नहीं पहुंचा जा सकता, उसमें उनको फिर आप फूड स्टैम्प प्रोग्राम या उनके असिस्टेंस करते हैं, जिस तरह हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कर रहे हैं। और ये कोई पाकिस्तान में यूनिक नहीं है, मैं आपको अमेरिका के एग्जांपल देता हूं कि वहाँ पे भी हमारे बिस्प की तरह का एक प्रोग्राम चल रहा है, फूड स्टैम्प प्रोग्राम, उसको वो स्नैप बोलते हैं, सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम। उसमें कोई 15-16% उनकी आबादी जो है वो इस पे इस पे रिलाई करती है, और 15-16% आबादी जो है दैट मेक्स अराउंड 50 मिलियन पीपल। और पाकिस्तान में भी फूड इनसिक्योरिटी जो मैंने आपको शुरू में नंबर दिया, 15-16% है, जो बड़ी सीरियस किस्म की है। तो अगर हम इस तरह की कोई स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो इम्पोर्ट नहीं कर सकते, जो मार्केट से बाय नहीं कर सकते, तो इस तरह का प्रोग्राम उनको सपोर्ट कर और क्विकली जो यूनाइटेड नेशंस जैसे इदारे हैं, इनका अपना एक फूड प्रोग्राम है, वो किस तरह से गवर्नमेंट्स की या नेशंस की हेल्प कर रहा है फूड सेफ्टी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए?
यूनाइटेड नेशन के जी 2 प्रोग्राम है जो फूड के बारे में काम करते हैं। एक जिस अदारे को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज़ की हेल्प करती है कि वो अपने मुल्क में फ़ूड को पैदा करें, या जहाँ दुनिया में फ़ूड कम हो रही है तो वहाँ इन्फॉर्म करें लोगों को कि वहाँ ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है, आपको टाइमली वहाँ पे एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो ये हम एक फूड आउटलुक की एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जो बताती है जी कि, और ये जो हंगर हॉट स्पॉट है ये भी उसी सिलसिले का एक हिस्सा है। दूसरा यह है कि जो कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है और लॉ एंड आर्डर सिचुएशन ख़राब है और एमरजेंसी डिक्लेयर हुई है या बुरे हालात आप जिसको कहें, तो वहाँ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑपरेट करते हैं, जिस तरह अफ़गानिस्तान है, जिस तरह यमन है, जिस तरह सोमालिया है, जिस तरह इथोपिया है, जिस तरह सूडान है। तो उन मुल्कों की मदद करने के लिए यूनाइटेड नेशन का एक आर्म है जिसको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहते हैं, तो वो इन मुल्कों की हेल्प करता है। और पाकिस्तान में भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन ज़्यादा उन मुल्कों में जहाँ इमरजेंसी होती है वहाँ ज़्यादा ये एक्टिव होता है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर आमिर हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और फूड इनसिक्योरिटी की बात कर रहे थे। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करना है ये अरबाब इख्तियार को सोचना है, अरबाब इख्तियार को सोचना है। आखिर वो आए हैं और इस मनसब पर बैठे हुए हैं और ज़ाहिर सिचुएशन लेकिन अलार्मिंग है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। अपर चित्राल के एक गुमनाम से गांव में पैदा होने वाली लड़की आज पाकिस्तान की आइस हॉकी की नामवर खिलाड़ी बन चुकी है, और इस सफ़र में उनका अज़्म और हौसला तो यकीनन साथ साथ रहा होगा, लेकिन एक क़दामत पसंद मुआशरे में अपने ख्वाब की तामीर हासिल करना यकीनन, जिसको हम कहते हैं करीबी लोगों के हौसला अफजा होने के बगैर मुमकिन नहीं है। और ये लड़की का नाम क्या है? मनाहिल अकबर इनका नाम है, और इन्होंने रवां साल नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में अपनी टीम की कप्तानी की और ये टूर्नामेंट जीत लिया इनकी टीम ने। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, इनकी ज़िंदगी पर एक फ़िल्म भी बनाई गई और इसका नाम भी मनाहिल रखा गया है। कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो कि आइस हॉकी खेलने का ख्वाब देखती है और फिर उस ख्वाब की ताबीर भी पा लेती है। और इस फिल्म के प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो है वो कैनेडियन हाई कमीशन का है। मनाहिल अकबर हमारे साथ मेहमान हैं आज हमारे प्रोग्राम में, और शिफा आपसे मुलाकात करवाते हैं ताकि आप भी ज़रा कोई आइस हॉकी से वाक़फ़ियत आपकी ले लें। आइसक्रीम से बढ़कर आइस हॉकी की तरफ आप भी ज़रा देख लें, क्या ख्याल है? बिल्कुल सही है जी। अस्सलाम वालेकुम मनाहिल। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मनाहिल, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। आपने कहाँ तक पढ़ा है, तालीम कैसे हासिल की और कितना आसान था? फैमिली के हवाले से बताएं, फैमिली को कन्विंस करना कितना आसान था इस बड़ी ही डिफरेंट और यूनिक गेम में आने के लिए? हॉकी की सफ़र जो है वो स्टार्ट हुआ 7th क्लास के बीच, जब मुझे उस वक्त एकेडमिक्स की वो मसला होती थी, मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, पढ़ाई में थोड़ी सी सब्जेक्ट्स में मुझे वो मुश्किल होती थी पढ़ने में, तो मैं एकेडमी के लिए वो ज्वाइन करना चाहती थी। कोई बेस्ट एकेडमी वो ढूंढ रही थी ताकि मैं उधर जाके अपने एकेडमिक्स कवर कर सकूं। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे कुछ दोस्त थे जो इन्वायरमेंटल एकेडमी में वो जाते थे, तो उन लोगों ने मुझे लाके फॉर्म दिया, तो उधर से मैंने अपना वो फॉर्म फिल कर दी और उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ। मैंने जब एकेडमी में इंटर की तो उधर टोटली मतलब डिफरेंट था, मतलब सिर्फ एक जगह में स्पोर्ट्स या एकेडमिक्स नहीं चल रही थी। विंटर का वो टाइम था, तो उधर एकेडमिक्स चल रहे थे, मेंटोर्स थे वो एकेडमिक्स चला रहे थे, और इधर एकेडमिक्स के बाद स्पोर्ट्स चल रहा था। और स्पोर्ट्स में जैसे कि आइस हॉकी ट्रेनिंग दे रहे थे वो, और रोलर स्केटिंग वो चल रहा था विंटर्स के टाइम। तो उधर जाके मैंने तो अपनी एकेडमिक्स कवर कर ली, पर एकेडमिक्स कवर करने के साथ साथ उधर से ही मुझे कोचेस मिले जो मुझे पहली दफ़ा उससे इंट्रोड्यूस कराए कि मतलब क्या चीज़ है आइस हॉकी और किसका वो कौमी खेल है, ये सब वो उन्होंने मुझे सिखाया। और उसके बाद उधर से ही एकेडमी से ही, बुनी इन्वायरमेंटल एकेडमी से ही मेरा ये जो आइस हॉकी का सफ़र है वो स्टार्ट हुआ था।
अच्छा, फैमिली ने तो आपका खासा साथ दिया और जाहिर है कि फैमिली के साथ के बगैर तो बच्चियां हमारे यहाँ आगे उस तरह से नहीं बढ़ सकती हैं, एक हद तक ही जा सकती हैं। लेकिन जो सोसाइटी है, जाहिर है चित्राल एक बड़ा दूर दराज का इलाका है, ऑल्दो वहाँ पर लिटरेसी रेट और बच्चों के तालीम का सिलसिला जो है वो बहुत ही बेहतरीन चलता है, लेकिन सोसाइटी का कैसा रिस्पॉन्स था? आपके आस पास रहने वाले लोग, आपकी फैमिली, रिलेटिव्स, इनका कैसा रिस्पॉन्स था जब आपने कैप्टनसी की आइस हॉकी टीम की? सोसाइटी में ऐसा होता था कि कुछ लोग ऐसे थे जो लड़कियों का खेलना ज़रूरी नहीं समझते थे कि लड़कियों का खेलना क्या ज़रूरी है। मतलब लड़कियों को तो अगर हम देख लें तो लड़कियों के लिए इधर दो साइड पे उनको रखा गया है कि एक तो वो पढ़ाई में अगर आगे जाना चाहते हैं तो वो कोई मेडिकल ऐसे जगह में जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो शादी करके अपना घर बसाएंगे। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि हमने तो हमारे भी कुछ ड्रीम्स होते हैं, जैसे कि मेरी थी आइस हॉकी की थी और वाइल्ड लाइफ के ऊपर मेरी थोड़ी सी थी। तो इसी तरह एकेडमी ने हमें सपोर्ट की। एकेडमी ने सोसाइटी की जो मुश्किलें हमें आते थे तो उनको एकेडमी ने वो सॉल्व की और उसके बाद हमारा वो इस सोसाइटी की तरफ से मसला। जब आपने ये गेम खेलना शुरू किया तो उस वक्त जो आपके करीबी लोग थे, जो सोसाइटी है चित्राल की, उसका रिस्पांस कैसा था? तो अगर मैं बात करती चलूँ तो अपने एरिया की, तो इधर लड़कियों का वो खेलना, कोई भी स्पोर्ट्स खेलना ज़रूरी नहीं समझते। जैसे चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो आइस हॉकी हो, चाहे वो बैडमिंटन हो या दूसरे वो गेम्स हो, लड़कियों का खेलना वो ज़रूरी नहीं समझते। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप हमारे नाजरीन को ये भी बता दें कि ये जो आइस हॉकी और हॉकी है ये कितना मुख्तलिफ है, इसके रूल्स क्या हैं? क्योंकि देखने में तो सिर्फ यही लगता है कि भाई ये आइस हॉकी जो है वो आइस पर खेला जाता है और बाकी फील्ड हॉकी जो है वो एस्ट्रोटर्फ पर खेला जाता है। लेकिन चूँकि हमारी मालूमात आप जानती हैं कितनी ज़्यादा हैं इस हवाले से, तो थोड़ा सा हमें गाइड करें इस खेल के बारे में। आइस हॉकी के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये स्केट्स में हम आइस के ऊपर खेलते हैं। तो इधर आइस में हमारे साथ फॉरवर्ड होते हैं, दो जो होते हैं फॉरवर्ड होती हैं, और बेसिकली मैं भी राइट फॉरवर्ड में खेल रही हूँ। एक होता है हमारा डिफेंस और गोलकीपर, और उसके बाद आती हैं हमारी सेंटर। तो बेसिकली अगर हम देख लें तो ये सारा जो है 6 मेंबर्स के होते हैं, 6 मेंबर के साथ हम खेलते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके रूल्स होते हैं, जैसे कि इसमें फॉल दिए जाते हैं, जैसे कि पेनल्टीज़ होते हैं। जैसे कि अगर किसी ने ज़बरदस्ती किसी को गिराया, जानबूझ के गिराया, उसको फॉल दिया जाता है, उसको किसी ख़ास टाइम तक उसको बाहर निकाला जाता है। उसके बाकी मेंबर्स जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं, उसकी जगह कोई और रिप्लेस नहीं हो सकती। तो अभी अगर किसी ने मतलब हॉकी को बहुत ज़्यादा उठाया तो उसमें भी मतलब फॉल होते हैं। और उसके बाद अभी अब यही बस इतना होता है, जानबूझ के गिराना और ये सारे जो होते हैं फॉल्स होते हैं। अच्छा, मुश्किल कितनी है ये गेम, ये भी बताएं, फिज़िकली कितनी चैलेंजिंग है? और क्योंकि लगती बड़ी मुश्किल है, वो जो हम वीडियोस देखते हैं इंटरनेशनल खिलाड़ियों की, तो लगता तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा फिजिकल कितनी मुश्किल है, और आपने किससे सीखी इसको? अगर आप सही से सीख लें तो ये इतना भी मुश्किल गेम नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों को कि मैंने आइस हॉकी को बुनी एनवायरमेंटल एकेडमी से सीखा है। उधर मुझे कोचेस मिले जिन्होंने मुझे ट्रेन किया कि आइस हॉकी को कैसे खेलना है और ये क्या होता है। अच्छा, आपसे इंस्पायर होकर मज़ीद लड़कियां भी इस खेल की तरफ आईं? जी बिल्कुल, हमसे लड़कियां इंस्पायर होती हैं और वो बुनी एनवायरमेंटल एकेडमी को ज्वाइन करते हैं। तो उधर से हम एज ए कोच बन के उनको ट्रेन करते हैं और वो आगे आके खेलती हैं, जैसे कि हुंजा में होती हैं, और हमारे यहाँ जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं उधर वो हिस्सा। मुस्तकबिल में इंटरनेशनल मुकाबलों में जाने का आपका इरादा है, हिस्सा लेना है आपने? मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि मैं सबसे पहले तो जो आइस हॉकी है इसको प्रोफेशनली करना चाहती हूँ, मतलब इंटरनेशनल लेवल तक इसको ले जाना चाहती हूँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके। और उसके बाद जो मेरा वो
जो विज़न है, जो मैंने सीखी हुई है बनी इन्वायरमेंटल एकेडमी से, वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट के हवाले से जो चीज़ें, उनको दूसरी जो आने वाली जो हमारी नस्लें हैं या जो हमारे बच्चे हैं, उनको मैं वो सिखाना चाहती हूँ और उसको वाइल्ड लाइफ और जो दूसरी जो इन्वायरमेंट के ऊपर मैंने जो सीखी हुई है उसको भी मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, इस फिल्म के हवाले से भी हमें बताइए कैसे आपको अप्रोच किया गया और इस फिल्म में देखने वालों को क्या नज़र आएगा। इस फ़िल्म के बारे में मैं बात करूं तो यह फ़िल्म जो है, इसके बारे में भी मुझे इन्वायरमेंटल एकेडमी में पता चला था। उधर ही से यह फ़िल्मिंग हुआ, उधर ही से यह सारा कुछ हुआ था। जब हाई कमिश्नर ने इसके बारे में बताया तो उसके बाद से मेरे जो कोचेस थे उन्होंने मुझे वो बताया और उसके बाद उधर से ही हमने वो फिल्मिंग करना शुरू की। और फाइनली बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं हमारे माशरे में जो बहुत सारे खेल खेलना चाहती हैं, उन लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि वो अपना जो एकेडमिक्स है वो भी बैलेंस रखें, क्योंकि एकेडमिक्स भी ज़रूरी होती है। जैसे कि आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई कर सकते हो अपने एकेडमिक्स के ज़रिए, और इसी तरह जैसे स्पोर्ट्स में हमें कुछ ऐसे ज़रूरी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं कि उनके ज़रिए आप स्कॉलरशिप्स भी अप्लाई कर सकते हो। तो स्पोर्ट्स भी मेंटेन बैलेंस रखें, हर एक चीज़ को बैलेंस रखना है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। मिनाहिल हमारे साथ मौजूद थी और वाकई कमाल जी आइस हॉकी। देखें, जो इंसान जहाँ तक पहुँचना चाहता है ना, पहुँच जाता है। उसके लिए अगर वो मेहनत करे, कोशिश करे, तो फिर रास्ते खुद ब खुद बन ही जाते हैं। तो वेरी गुड, ज़बरदस्त, बहुत आला काम किया मिनाहिल आपने, और हमारी दुआ है कि आप इसी तरीके से तरक्की करें, इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान की आप नुमाइंदगी करें और वहाँ से भी इसी तरीके से कैप्टन भी बने और जीत कर भी आएँ। थैंक यू। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है, ये जानने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि इन्फ्लेमेशन होती क्या है। हाँ, ये भी आसान चीज़ें मुझे ज़रा आप समझा दें कि इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में क्या चीज़ या किस किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉज करती है, और एंटी इन्फ्लेमेशन फिर क्या प्रोसेस होता है, क्यों हमें एंटी इन्फ्लेमेशन प्रोडक्ट्स या डाइट्स की तरफ जाना चाहिए और इससे हमारी बॉडी पर क्या असरात मुरतब हो रहे होते हैं। ये सारी बात हमने करनी है। डॉक्टर खुर्रम मशीर हमारे साथ मौजूद हैं और आपने इनको मुतअद्दिद मरतबा क्या बल्कि बड़े अरसे से आपने इनको देखा, इनकी एक हैसियत है, और डाइट, न्यूट्रिशन, फूड वैल्यूज़, बैलेंस डाइट, इन सारे टॉपिक्स पर और इसके अलावा भी बेशुमार चीज़ें आपने इनसे सीखी होंगी। तो हमारे साथ आज डॉक्टर खुर्रम मौजूद हैं और वो हमें गाइड करेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। ये बताएं कि इन्फ्लेमेशन होती क्या है? जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेमेशन नाम से ही ज़ाहिर है कि सोजिश, जैसे कि एक तरीके से बहुत ही आपके अंदर बहुत तेज़ाबियत अगर हो जाए या बहुत सोजिश हो, आपको लगे कुछ खाने के बाद आपकी पूरी बॉडी में रैशेज़ आ रहे हैं या सुर्खी आ रही है, या आपको लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन हो रही है, हाजमे के बाद एक तेज़ाबियत सी रहती है, या फिर आपको बेनतहा ख़ारिश हो बॉडी पे, दाने आने लगे, आपको लगे कि जी जब आप रात को सो रहे हो तो दौरान नींद आपको रीगर्जिटेशन, यानी आपने जो खाया है आपको रिफ्लक्स हो मुंह के अंदर, बहुत ही शदीद मिर्चों की फीलिंग हो, तो उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और उसकी बड़ी वजूहात जो हैं, समझे आम तौर पे लोग क्या करते हैं कि जी एक तो खूब मसाले वाला और घी वाला तेल वाला खाना खाया नान के साथ, और उसमें सब्जियां कम होती हैं, सैलड कम होती है, और फ़ौरन बिस्तर पे लेट गए या टेलीविज़न के आगे बैठ गए, तो एकदम से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा स्लो हो जाता है। तो तमाम चीज़ें आपके बिल्कुल डाइजेस्ट होने से पहले जब आप लेटते हैं तो पूरी रात आपको रिफ्लेक्स होता है। आप जब सुबह को उठते हैं तो आपकी आँखें स्वेलिंग होती है, पूरी बॉडी पर रैशेज़ होते हैं, दाने आना शुरू हो जाते हैं, जिस्म में ख़ारिश होती है, और जैसे गर्मियों का मौसम है तो दाद और फंगल इन्फेक्शन को ये और बढ़ा देता है। जितनी छोटी छोटी बीमारियां हमारे अंदर होती हैं ये और उनको बढ़ा देता है। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे ये भी ज़रा डिफ्रेंशिएट करके अगर बता दें कि ये जैसे आपने बताया कि ख़ारिश होना शुरू हो जाती है या दाने होना शुरू हो जाते हैं, इसको आप फूड एलर्जी
भी कहते हैं क्या? क्योंकि फूड एलर्जी को या इन्फ्लेमेशन को किस तरीके से इन दोनों में फ़र्क वाज़े हो सकता है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा देखिए, एक तो आम तौर पे आपको सोजिश हो सकती है अगर आप नहाते कम हैं या गर्मी में ज़्यादा जा रहे हैं या आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो आपके प्रिकली हीट गर्मी दाने आ सकते हैं। यंगस्टर्स में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 साल में आपकी एक्नी आ सकती है, वो भी एक इन्फ्लेमेशन की कॉजेज़ है। मगर जो इन्फ्लेमेटरी आप खाने खाते हैं, जैसे कि हमने बकरीद है, हमने बड़ा गोश्त खाया, मसाले खाए, अचार खाए, उसके बाद एक डिजीज़ होती है इन्फ्लेमेटरी जो बड़ी कॉमन है, अर्टिकेरिया कहते हैं, URTICARI है, और जिसको उर्दू में ददौड़े भी कहते हैं। अच्छा। पूरे धप्पड़ टाइप आपके पूरे जिस्म पे हो जाते हैं और आपका दिल चाहता है कि छुरी हो, डंडा हो, आप लेके उसको अच्छी तरह इच करें। सेकंड चीज़ क्या होती है कि जी आपके जो बॉडी में जब आप बहुत मिर्च मसाले गोश्त खाते हैं तो वैसे ही आपका खून का जो वेसल्स होती है, जैसे देखिए अगर हम तेज़ मसालों के साथ जिनमें लौंगे होती हैं, जिनमें लाल मिर्चें होती हैं, तो आपकी खून की शरियानों को वो खोल देता है, तो आपकी सर्कुलेशन और तेज़ हो जाती है। जब वो सर्कुलेशन नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ होगी तो डेफिनेटली आप एक्टिव तो होंगे, मगर आपका पूरा जिस्म एक सोजिश होगी, गर्मी की फीलिंग होगी, आपका दिल चाहेगा नहाने के बाद भी मुझे इतनी इचिंग होती है कि उसको कंट्रोल नहीं होता। देखिए एक तो इन्फेक्शंस होते हैं, वो एक अलग है, दाद हो गई, एक्नी हो गई, फंगल इन्फेक्शन हो गया, बॉइल्स हो गए, वो एक अलग है। मगर आप तेज़ाबी चीज़ें खाते हैं तो आपको ददौड़े हो जाते हैं, आपको प्रिकली हीट बढ़ जाती है, आपको पूरे जिस्म में एक खारिश सी रहती है, रीगर्जिटेशन होती है, और आपका पूरा चेहरा, जैसे आपने एक डिजीज़, आप अगर लोग हमारे नाजरीन गूगल करना चाहते हो कर सकते हैं, रोजेशिया, ROSEACA। रोजेशिया एक आम तौर की डिजीज़ है जो एक्नी की बड़े लोगों में होती है, मगर जब आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बीफ खाते हैं, या आप बहुत ही खट्टी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो आपको रोजेशिया, पूरे चीक्स आपके गाल जो होते हैं रेड हो जाते हैं, आपकी नाक बिल्कुल उसके अंदर पोर्स ओपन हो जाते हैं, और आपको बिल्कुल मतलब बड़ी इरिटेशन होती है, बहुत आपको चैन नहीं आता। सही है। तो क्या हम, अच्छा, इन्फ्लेमेशन और बर्निंग जो है, क्योंकि आम तौर पे हम बड़े अरसे से सुनते हैं बर्निंग होती है लोगों को, वो मिर्च मसाले नहीं खा सकते, बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि उनको बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, खास तौर पे रात का खाना खाने के बाद, तो वो बिल्कुल ही नॉन मिर्ची और नॉन तेल और नॉन मुरगन खानों की तरफ चले जाते हैं। तो क्या बर्निंग और इन्फ्लेशन एक चीज़ का नाम है? जी नहीं, बर्निंग बिल्कुल अलग चीज़ है। वो गैस्ट्रो की डिजीज़ होती है ना, कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाता है, कि जैसे बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन होगी गैस्ट्रिक आपके सिस्टम में। मगर इन्फ्लेमेशन तो देखिए बहुत सारी डिजीज़, जैसे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं स्किन में, एक बड़ी कॉमन डिजीज़ है सोराइसिस, ठीक है, P से नाम शुरू होता है, PSORIASIS। वो देखिए एक कॉमन डिजीज़ है, मगर कुछ देखिए आम तौर पे हर एक को सोजिश हो सकती है, मगर अगर आपके अंदर कोई डिजीज़ है भी, एक्नी है या खारिश है या अर्टिकेरिया है या फंगस है, जब आप इस तरह की मिर्च मसाले इन्फ्लेमेटरी चीज़ें ज़्यादा लेंगे तो वो बढ़ के आ जाती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वरना बाकी में हमारे अंदर डेफिनेटली गर्मी होती है, स्वेटिंग हो रही है, हमारी डाइट मुतवाज़नी, कभी कभी आपने खा लिया जंक फूड या बहुत स्पाइसी फूड तो ठीक है, मगर आप रूटीन बना लें, जी सुबह शाम यही खाना है, फिर वॉक नहीं कर रहे हैं, फिर आप लेटे हुए हैं, तो वो आपका खाना हजम भी नहीं होता। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे बाहर के मुल्कों में बहुत सारे लोग क्या करते हैं आमतौर पे, पहले एक पूरा आपका जो खाना होता है ना उसको फाइबर के अंदर रहेगा, तो आपको कभी भी इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, बॉडी भी ठीक रहेगी और स्किन भी ठीक रहेगी और आपके अंदर तेजाबियत भी नहीं होगी। पहले आपने क्या किया, थोड़ा सा आपने सैलड ले लिया, सैलड से मुराद आपने खीरा, गाजर थोड़ा सा लिया, बंद गोभी, सारी चीज़ें, फिर आपने नॉर्मल खाना खाया, और जब आप एंड करने लगे तो फिर आपने थोड़ा सा सैलड ले लिया, तो आपका खाना पैक हो जाएगा फाइबर के दरमियान, तो एक ठंडक रहेगी। अच्छा, दौराने खाना हम लोग क्या करते हैं कि जी ड्रिंक्स भी साथ साथ चल रही हैं, जो ड्रिंक्स होती है ना फिजी ड्रिंक्स, जो ऑरेंज, ग्रीन, रेड, उससे बहुत इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, उनके अंदर इस तरह के कलर्स होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। जी सही है, ठीक है। हाँ, तो मुझे क्लैरिटी आ गई। बहुत सारे लोग बर्निंग को और इन्फ्लेमेशन को कंफ्यूज कर देते थे। बर्निंग खालिसन जो है वो मैदे का है एक इशू, और इन्फ्लेमेशन जो है वो बॉडी पे, स्किन के मुख्तलिफ एरियाज पे नुमायां हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। सही। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा उन फूड्स पर जो कि इन्फ्लेमेशन के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, इन्फ्लेमेशन को क्योर कर रहे होते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं? जी
जी देखिए, एक तो हम बड़ा सुनते हैं और इस पर अमल भी करना है। एक तो पानी आपको कम से कम 10 से 12 ग्लास पीना है, नॉर्मल पानी। ये नहीं कि हम काले वाले ड्रिंक्स और ऑरेंज वाले ड्रिंक्स से उसको कॉम्पनसेट करते हैं, नहीं। सेकंड चीज़, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा आप अवॉइड करें। सब्जियां ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा लें, कच्ची लस्सी जिसको छाछ कहते हैं वो ज़्यादा पिएँ, फ्रूट का इस्तेमाल करें। अच्छा, अपनी ग़िज़ा में कोशिश करें कि जी खाने से पहले तकरीबन आधा घंटा पहले 2 ग्लास पानी पी लें। खाने के दौरान आप जो ड्रिंक्स लेते हैं वो ना लें, पानी भी ना लें। आप कच्ची लस्सी बना के रखें ना, और वो थोड़ा सा आप सॉल्ट के साथ लेते रहें। वाइट शक्कर का इस्तेमाल बहुत कम कर दें, उसकी जगह ब्राउन शक्कर करें, गुड़ करें, शहद करें। फ्रूट ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, और जो मीठे में हम लोग बहुत हलवे और इस तरह की चीज़ें लेते हैं, उसकी जगह आप बिल्कुल लाइट से ना फ्रूट सैलड लें तो वो ज़्यादा अच्छी होगी। आप उसके अंदर डेफिनेटली थोड़ा सा शहद ऐड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपका, एक तो फाइबर, जब आपकी बॉडी में फाइबर ज़्यादा जाएगा, रेशा ज़्यादा जाएगा, पानी ज़्यादा जाएगा, तो आपकी इन्फ्लेमेशन वैसे ही उसको वो कॉम्बैट करेगा, बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो सब्जियां, पानी, दालें, दूध, दही, फ्रूट और हल्के हल्के जो मसाले, वो तमाम चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। अच्छा, अब मसालों की जो मिकदार है वो कैसे डिटरमिन की जाएगी? क्योंकि देखिए, जब आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखते हैं ना, खाने पकाने वाले या हाँ, ज़रूरत, उसमें हस्बे जायका और हस्बे ज़रूरत लिखा हुआ होता है। और किसी कोई रेसिपी भी कोई पढ़ते हैं तो उसमें भी यही लिखा होता है, हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत। तो भाई ये जायका और ज़रूरत तो हर इंसान की अलग अलग होगी। कोई एक ऐसी आसान सा कोई नुस्खा होना चाहिए जिससे जैसे एक चुटकी, आपने कर लिया जी, ये कैसे डिटरमिन की जा सकती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, ये बड़ा इजी है। देखिए, एक तो पता है, मैं आपको बताऊं, जो मिर्चें जो खाने के शौकीन हजरात हो, ख़वातीन हो, हजरात हैं, उनके लिए एक तो ग्रीन मिर्चें बिल्कुल सही हैं, काली मिर्चें बिल्कुल सही है, रेड मिर्चें थोड़ा सा कम हो। अच्छा, जो आपका सालन हो ना, वो बहुत रेड ना होना चाहिए, थोड़ा येलोइश टिंज होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ एक उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है। हमारे यहाँ गोश्त कोई मसला नहीं है, गर्मी में आराम से खा लेंगे, ठीक है। तो मसाले कोई मसला नहीं है, नान बहुत सारे। अच्छा, अगर आप कहें जी थोड़ा सा आप 1 कप दूध पिया करें थोड़ा ठंडा करके, चुटकी हल्दी डाल के, तो हल्दी तो बड़ी गर्म होती है जी। हल्दी बिल्कुल गर्म नहीं होती। हल्दी तो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश के खानों में होती है। कभी यूरोप के खानों में तो आपको, ये इटालियन में या ब्रिटिश खानों में तो कभी टर्मरिक नहीं मिलेगी, ठीक है। ये यही की सीजन। आम, 1-2 आम ले लें दूध के साथ। आम वो तो गर्म है, खजूर वो तो गर्म है, ये कुछ भी गर्म नहीं है। देखिए, और खजूर खाते कहाँ हैं? लंदन में तो नहीं खाते, मक्के में खाते हैं, ठीक है। वहां तो हमसे भी ज्यादा गर्मी होती है। तो देखिए, ये गर्मी वाली चीजें हम जो कहते हैं ना, गर्मी, ये खाने से मैदे में गर्मी आती है जी। मछली खा ली, गर्म होता है शायद, नहीं देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही है। हर चीज़ एक तवाज़ुन में ना। देखिए, बारिश भी अगर बहुत शदीद हो जाएगी तो आपके खेत तबाह हो जाएंगे ना। अगर पानी भी 50 ग्लास आप पी लेंगे, इवन पानी भी, तो आपकी ब्लोटिंग हो जाएगी, आपका एक टिश्यूज़ आपके रप्चर कर जाएंगे। तो हर चीज़ तनासब में। सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी, एक देखिए हमारे यहाँ पूरा, जबकि एक ट्रॉपिकल रीजन भी है और एक साउथ एशियन कंट्री है, मछली को लोग कहते हैं जी गर्मी में नहीं खाना है, मछली से बड़ी गर्मी हो जाती है। जबकि मछली तो आपके लिए बेइंतहा सूदिंग है। हम पकाते हैं मुख्तलिफ तरीके, बेसन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल के। अगर उसको सिंपल ऑलिव ऑयल के साथ करें, उसके अंदर थोड़े फ्रूट, थोड़े वेजिटेबल्स हों, तो वो बड़ा नेचुरली अच्छा हो सकता है। सब्जियां ज़्यादा लें, उसके ऊपर ज़्यादा आप गार्निश कर लें उसको अच्छी तरह। मगर मसाले, रेड मिर्चें भर के डालने, भर के चमचे डालेंगे तो डेफिनेटली वो आपको बड़ी इरिटेशन। लाइट से मसाले हो, वो बिल्कुल रेड ना लगे, येलोइश होना चाहिए, येलोइश ग्रीन तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, नमक के बारे में भी डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि नमक जो है, अब जाहिर है कुछ तो इंसान की बॉडी की ज़रूरत है, लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं हम सुबह उठते हैं तो आंखों के नीचे बैग्स बहुत ज़्यादा नज़र आने लग जाते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि भाई पिछली रात को खाने में नमक शायद ज़्यादा था या हमने ज़्यादा छिड़क के खा लिया। नमक का क्या है इम्पैक्ट बॉडी पे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब नमक भी एक लिमिट में होना चाहिए। देखिए, ऊपर से छिड़क के तो खाना ही नहीं चाहिए नमक। और एक कोशिश करें कि जी वाइट शक्कर और वाइट नमक बिल्कुल, और वाइट आटा, वाइट शक्कर, वाइट नमक और वाइट आटा बिल्कुल रिप्लेस कर दें आप पिंक सॉल्ट से,
ठीक है, और ब्राउन शक्कर से और ब्राउन आटे से। उससे क्या होता है कि जब आप बहुत वाइट नमक खाते हैं आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन यानी पानी जमा हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा बैग्स बन जाते हैं, आपकी बहुत स्वेलिंग होती है, आपका दिन बड़ा टायर्ड गुजरता है। अच्छा देखिए, और अगर आप इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आप इसको हमेशा कोशिश करें कि एक्स्ट्रा नमक और एक्स्ट्रा मसाले की चीज़ें अवॉइड करना बड़ा ज़रूरी है। और ऊपर से जो लोग नमक छिड़क के खाते हैं, एक तो घी, तेल और बहुत, देखिए वो लोगों को जब तक तैरता हुआ तेल और ऊपर से नमक और मिर्चा ना तो उनको टेस्ट नहीं आता। तो ये थोड़ा सा इसको मैनेज करना पड़ेगा, वरना आपको आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। देखिए, और जब आप वेट गेन एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो देखिए वेट गेन करना वो कोई जी देखिए, नहीं कभी कभी हर चीज अच्छी है, बेहतियाती भी करें। आप वंस अ वीक हो गया ठीक है, मगर उसको थोड़ा सा माइंड में रखें कि उसके बाद मैंने इतनी कैलोरीज गेन की हैं, थोड़ा मुझे चलना फिरना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मिर्चों की जो आपने बात की थी तो आपने कहा कि जी हरी मिर्चें जो हैं वो तो चलो ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि वो शायद इस वजह से कि वो नेचुरल एक चीज़ है, लेकिन लाल मिर्चों की आपने बात की तो वो जो लाल मिर्चें जो वो गोल वाली जो आती हैं जो नेचुरल हैं, क्या उनको भी ज़्यादा अवॉइड किया जाना चाहिए या सिर्फ उस लाल मिर्च की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल पिसी हुई एक लाल मिर्च होती है उसको अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा देखिए, पिसी हुई लाल मिर्च तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन इन्फ्लेमेशन करती है। जो गोल वाली लाल मिर्च होती है वो भी डेफिनेटली वो खाने में जो पुराने अब अगर आप देखेंगे 500 साल पुराने नुस्खे तो हकीम वगैरह जो इस्तेमाल करते थे वो माजूनों में वो लाल जो गोल वाली मिर्च उसको अच्छी तरह मैश करके पीस के डालते थे कि जिन लोगों की खून का दौरान बहुत स्लो था या जो बहुत डल हो जाते थे उनको एक्टिव करने के लिए कि उनको किस तरह उनके अंदर एक्टिविटी रहे, उनके खून की दौरान तेज़ हो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लाल मिर्चें वो गोल वाली भी खाएंगे तो डेफिनेटली आपकी इरिटेशन बढ़ेगी। विटामिन सी का एक सोर्स तो है मगर वो बहुत ज़्यादा आपको देखिए लिमिटेड क्वांटिटी में होगा तो बहुत अच्छा होगा, मगर अगर उसको बहुत ज़्यादा खाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत किलेंगे। इवेंचुअली क्या होगा, एक तो आपके मुंह से लेके स्टार्ट होगा, जब आप खाएंगे आपके माउथ अल्सर शुरू होते हैं ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो खाने की नाली में जाएगा उसमें सोजिश होगी, फिर पूरे जिस्म पे दिखेगी, फिर आपका मैदा, किडनी, जिगर सारी चीज़ें बहुत किलिंग होता है उनके लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, कोई ऐसी स्पेशल टिप जो आप देना चाहें हमारे नाजरीन को जी इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए? जी बिल्कुल। देखिए एक बिल्कुल देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो गर्मी का मौसम है, आप अपने पास एक बड़ा सिंपल सा एक बटर मिल्क जिसको छाछ कहते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, उसमें आपको क्या करना है कि जी एक जग ले लें आप ठीक है, नॉर्मल जिसमें 4 ग्लास आते हैं तकरीबन 1 लीटर वाला जग ठीक है, उसमें आप 2 टेबल स्पून आप लेंगे अच्छा खालिस दही ठीक है, बाकी आप मिलाएंगे जो पूरे जग में पानी और उसके अंदर ऐड करेंगे बिल्कुल 1 चुटकी कलौंजी ठीक है, और इसके साथ ऐड करेंगे 1 चमचा ब्राउन शक्कर या शहद, अगर आप डायबिटिक है तो ये दोनों चीज़ें नहीं कीजिएगा, और 1 चुटकी कलौंजी, 1 चुटकी हल्दी और उसके साथ ½ टीस्पून खसखस ठीक है। अब ये आप पूरे दिन में पीते रहेंगे, एक तो आप बहुत काम डाउन रहेंगे, बहुत रिलैक्स रहेंगे, आपको एलर्जीज नहीं होंगी और उसके अलावा आपको नींद बड़ी पुरसकून आएगी। आपकी एक्टिव एक तो खसखस क्या करती है, आपका खून का दौरान भी बढ़ाती है, आपको रिलैक्स भी रखती है। टर्मरिक क्या करती है, आपके छोटे मोटे फोड़े फुंसियाँ होती है, हल्दी जो होती है टर्मरिक वो आपके फोड़े फुंसियों को ख़त्म करेगी। कलौंजी जो होगी वो आपके निज़ाम हज़म को बड़ा अच्छा करेगी, आपके ब्रेन को सर्कुलेशन बढ़ाएगी, आप जो भी काम करेंगे उसे ग्रास्प कर सकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। और जो आपका दही का इस्तेमाल होगा वो प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक क्या करते हैं, आपके अंदर जो है वो डेड वाले अच्छे वाले जर्म्स तो होने चाहिए ना, उनको वो इन्हांस करता है। और पानी तो है ही डेफिनेटली, नमक, शक्कर और वाइट आटा, ये 3 चीज़ें आप कट डाउन करो। और मीठा, हम लोग बेकरी की चीज़ें और मिठाइयाँ, अच्छा पहले हम लोग क्या करते हैं जी, आम खाने के लिए हम क्या करते हैं, खाना फुल खाने के बाद फिर आम खाते हैं। जब आप आम खाएं तो उस दौरान कोशिश करें उस दिन आप खाना थोड़ा कम खाएं, बल्कि ना खाएं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
Pakistan.